4 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा डॉ स्किनर ने हापना नामक एक चमत्कारिक दवा का आविष्कार किया। यह परम दर्द निवारक था जिसने मनुष्यों को किसी भी तरह के दर्द के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षा बना दिया। और चूंकि यह सस्ता था और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था, इसलिए इसने वैश्विक फार्मा बाजार पर तुरंत विजय प्राप्त की। हापना वह दवा बन गई जिसने दुनिया को बचाया, लेकिन फिर एक दिन स्किनर बिना किसी निशान के गायब हो गया और किसी को नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहा है। इसमें से किसी से भी नहीं। 23 वर्षीय एक्सल गिलबर्ट वर्तमान में बहुत सारे अपराधों के लिए 888 साल की सजा काट रहा है। वह इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है और एक सुबह के रूप में वह अपने नियमित जिम्नास्टिक दिनचर्या कर रहा है। जेल गार्ड उसे बताता है कि उसके पास एक अतिथि है। गार्ड एक्सल को बैठक क्षेत्र में ले जाता है जहां हिर्श नामक एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उसका इंतजार कर रही है। एक्सल ने उसे पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह उससे पूछता है कि क्या वह एक वकील है जो उसकी मदद करके प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहा है, या अगर वह एक हिटमैन है जो उसे चुप कराने के लिए भेजा है। हिर्श उसे बताता है कि वह दोनों का एक सा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह एक्सल को बताती है कि वह यहाँ उसका एहसान पूछने के लिए है और अगर वह उसकी मदद करने के लिए सहमत है तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। एक्सल इस बारे में उत्सुक है कि वह क्या चाहती है और हिर्श उससे पूछता है कि क्या वह हापना और डॉ स्किनर के बारे में जानता है। वह उसे बताती है कि स्किनर 3 साल पहले गायब हो गया था, लेकिन अब वह अचानक वापस आ गया है और उसके एकल संदेश ने दुनिया को अराजकता में भेज दिया है। हिर्श एक्सल को एक वीडियो दिखाता है जो एक साथ दुनिया के हर मंच पर अपलोड किया गया है और उसमें स्किनर ने घोषणा की कि अगर कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता है तो वह मूल रूप से मर चुका है। वह मानवता को हापना पर अपनी निर्भरता के कारण एक मृत प्रजाति कहता है और कहते हैं कि उन्होंने हमेशा महसूस किया कि मनुष्य एक भयानक प्रजाति थी जो केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करती थी और इस प्रक्रिया में अपने पर्यावरण को नष्ट कर देती थी। वह घोषणा करता है कि मनुष्य जहां भी जाते हैं वहां रहने और दुर्भाग्य को फैलाने के लायक नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने हापना विकसित किया। स्किनर का कहना है कि हापना कभी भी दर्द निवारक नहीं थी। उन्होंने विशेष रूप से मानव शरीर में रहने के लिए इसे एक बार भस्म होने के बाद इंजीनियर किया था और 3 साल तक इंतजार करने के बाद यह एक ऐसे जहर में बदल जाएगा जो किसी को भी असफल होने के बिना मार देगा। शरीर से विष को हटाने का कोई तरीका नहीं है और मनुष्य 30 दिनों के बाद मरना शुरू कर देगा। हालांकि अपने संदेश को समाप्त करने से पहले स्किनर का कहना है कि उसके पास हापना के लिए एक इलाज है और अगर कोई उसे 30 दिनों के भीतर पा सकता है तो मानवता को अभी भी बचाया जा सकता है। यह वीडियो दुनिया भर में आतंक और अराजकता पैदा करता है, लेकिन एक्सल इसके बारे में कम परवाह नहीं कर सकता है। हिर्श उसे बताता है कि वह स्किनर को व्यक्तिगत रूप से जानता था और अतीत में वह वास्तव में एक संत था। वह उसे बताती है कि वह जो एहसान पूछती है वह स्किनर को ढूंढना है। लेकिन तभी जेल गार्ड वहां पहुंचता है, एक्सल को वापस अपने सेल में ले जाता है क्योंकि समय खत्म हो गया है। एक्सल उठता है, सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन फिर वह अचानक गार्ड को पीछे धकेलता है। गार्ड जवाब में अपनी बंदूक खींचता है, लेकिन एक्सल अपने कलाबाजी का उपयोग करने के लिए निरस्त कर देता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह बंदूक उठाता है और इसे हिर्श में इंगित करता है इससे पहले कि बाकी गार्ड कुछ भी कर सकें। उसे एक बंधक के रूप में उपयोग करते हुए वह गार्ड को अपने हथकड़ी उतारने के लिए मिलता है और फिर इसके लिए एक रन बनाता है, डिलीवरी रोबोट पर कूदता है और गार्ड से बचने की कोशिश करता है। एक गार्ड अपने पैरों को पकड़ लेता है, इसलिए एक्सल उसे नीचे 2 कहानियां फेंकता है और फिर दूसरी मंजिल पर चढ़ जाता है जहां अधिक पुलिस उसे रोकने के लिए आती है। एक्सल आसानी से उन्हें पीटता है और फिर रेलिंग के पार कूदता है, भागने के लिए जेल के दूसरे हिस्से में जा रहा है, लेकिन एक और गार्ड उसके लिए इंतजार कर रहा है। गार्ड धातु की रेलिंग के खिलाफ अपना गला दबाता है, लेकिन फिर एक्सल उसकी नेकटाई पर खींचता है, अपना सिर धातु पर पटक देता है और भाग जाता है। कुछ और गार्डों को खटखटाने के बाद एक्सल जेल की दीवारों पर चढ़ जाता है और अपने लिए एक रास्ता खोलने के लिए एक एयर वेंट की ग्रिल को गोली मारता है। वह वेंट का उपयोग करके जेल की सुविधा की छत पर पहुंचता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन हिर्श ने अपने ड्राइवर डॉग को उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया और सुनिश्चित किया कि वह पकड़ा गया है। डॉग और हिर्श अपनी हाईटेक कार में एक्सल के बाद पीछा करना शुरू कर देते हैं और वह अपने टेक सपोर्ट एलेना को आदेश देती है कि वे सभी पुलिस संचार और जीपीएस पर नजर रखें अगर वे उनसे पहले एक्सल पाते हैं। इस बीच स्किनर के वीडियो के सामने आने के बाद अराजकता दुनिया भर में फैलने लगती है। हापना में अपने गुस्से के कारण फार्मा कंपनियों को आग लगाने वाले लोगों के साथ कई स्थानों पर दंगों की शुरुआत हुई है। यहां तक कि अमेरिकी सरकार और दुनिया भर की सभी सरकारें हापना का विश्लेषण करने और इलाज खोजने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को इकट्ठा करती हैं। 30 दिनों के भीतर एक इलाज खोजने की उम्मीद बहुत बेहोश रहती है। सभी फार्मा कंपनियां अपने आउटलेट से हापना को याद करती हैं और वैश्विक शेयर बाजार बहुत गिरते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीजें एक्सल की चिंता नहीं करती हैं, जो सिर्फ सड़कों पर चिलिंग कर रही है जैसे कि वह सिर्फ जेल से बच नहीं रहा था। एक पुलिस वाले ने अपनी जेल की वर्दी के कारण अचानक उसे रोक दिया, लेकिन एक्सल सिर्फ उसे बताता है कि यह उसके जैसे युवाओं के बीच नवीनतम फैशन ट्रेंडिंग है। बेवकूफ आदमी पूरी तरह से उस पर विश्वास करता है और जब तक उसे जेल से बाहर निकलने वाले एक कैदी के बारे में एक रिपोर्ट मिलती है तब तक एक्सल पहले से ही एक कपड़े की दुकान में एक ताजा पोशाक प्राप्त करने के लिए है। इस बीच बेबीलोनिया शहर में एक उच्च रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारी हिर्श को बताते हैं कि वे हापना का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां तक कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयास भी स्किनर की प्रतिभा के सामने पर्याप्त नहीं है। हिर्श का कहना है कि उनका एकमात्र विकल्प स्किनर को ढूंढना है और उसने इसके लिए अपनी सपनों की टीम को लगभग इकट्ठा किया है।
लेकिन अंतिम आदमी वर्तमान में रन पर है। वह वादा करती है कि वह उसे दिन के अंत तक पाएगी और अधिकारी उसे बताता है कि उसकी टीम मानवता की आखिरी उम्मीद हो सकती है। कुछ घंटों बाद, जैसा कि एक्सल एक रेलवे स्टेशन के माध्यम से टहल रहा है, सुरक्षा कैमरे उसे भगोड़े के रूप में पहचानते हैं और सभी स्क्रीन तुरंत उसकी तस्वीर प्रदर्शित करते हैं, जबकि उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। वह एक चुनौती के रूप में लेता है और पुलिस और सुरक्षा ड्रोन को चकमा देते हुए स्टेशन के माध्यम से दौड़ना शुरू कर देता है। हालांकि एलेना एक सपोर्ट को उस बारे में सूचित किया जाता है और वह तुरंत एक्सल के स्थान के बारे में हर्ष की टीम के बाकी हिस्सों से संपर्क करती है। जैसा कि एक्सल स्टेशन से दूर पार्क कर रहा है, बाइकर लड़की क्रिस अपने स्थान की ओर सवारी करती है, जबकि डॉग अपनी टीम के अंतिम सदस्य लेलैंड को लेने के लिए जाता है। एक्सल इमारतों और छतों के माध्यम से कूदता है, अपने रास्ते पर ड्रोन को चकमा देता है और स्मैश करता है। लेकिन एलेना ने जगह की भविष्यवाणी की कि वह 5 मिनट में जाएगा और डॉग ने क्रिस को वहां तैयार होने के लिए कहा। वह उसे उत्तर में एक्सल को चलाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसे उस पर आंख खोलने की अनुमति है। और यह सब क्रिस सुनना चाहता है। वह एक्सल का इंतजार करती है कि वह अपने कलाबाज कौशल को दिखाएगा, क्योंकि वह एक निर्माण क्षेत्र के माध्यम से एक इमारत की छत तक पहुंचता है और जैसे ही वह अपनी सीमा में होता है, वह उस पर शूटिंग शुरू कर देती है। वह जानबूझकर याद करती है कि वह उसे एक ऐसी जगह से दूर कर दे जहां डॉग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉग लेलैंड को एक ड्रोन के साथ उसका समर्थन करने के लिए कहता है और फिर एक इमारत पर चढ़ जाता है। जल्द ही एक्सल उसी इमारत की छत पर पहुंच जाता है जिसमें कोई जगह नहीं होती है और डॉग उस पर अपनी बंदूक को इंगित करता है, उसे तुरंत रुकने के लिए कहता है। एक्सल अपने हाथों को ऊपर रखता है और उसे उकसाने की कोशिश करता है ताकि वे एक करीबी रेंज लड़ाई में संलग्न हो। लेकिन डॉग पहले से ही अपनी रणनीति के बारे में जानता है। वह एक्सल को बताता है कि उसका ताना काम नहीं करेगा और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि एक्सल उसे बताता है कि हमेशा एक रास्ता होता है और फिर छत से कूदता है। डॉग पैनिक्स क्योंकि वह उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर एक्सल लेलैंड के ड्रोन को पकड़ लेता है और इसका उपयोग एक ट्रक पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए करता है। वह बिना किसी समस्या के जमीन पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह बचने वाला है, क्रिस ने उसे फोन किया, उसकी तस्वीरों को खुशी से क्लिक किया। वह एक प्रशंसक की तरह काम करती है, यह कहते हुए कि उसने सिर्फ सबसे प्रभावशाली पार्कर प्रदर्शन दिया जो उसने अपने जीवन में कभी देखा है। वह उसके साथ एक सेल्फी की मांग करती है और एक कोठरी सिंप होने के नाते एक्सल उसे नहीं कह सकता है। हालांकि यह उसकी एकमात्र गलती है, क्योंकि क्रिस ने उसे कंगन का उपयोग करते हुए उसे स्तब्ध कर दिया और एक्सल को ठंड से खटखटाया गया। जब वह अगले दिन उठता है तो वह खुद को एक नाई की दुकान में पाता है जिसमें एलेना एक कोने में छिप जाती है। एक्सल इस बारे में उलझन में है कि क्या हो रहा है, लेकिन बस बाकी समूह वहां पहुंचता है। उनके सामने का दर्पण एक स्क्रीन के रूप में निकलता है और इसके माध्यम से हिर्श एक्सल का स्वागत 3 लाजर में करता है, जो लोग मानवता को बचाने जा रहे हैं। एक्सल तुरंत अपने हाथ पर एक कंगन उतारने की कोशिश करता है, लेकिन हिर्श उसे बताता है कि वह इसे उतार नहीं सकता, क्योंकि यह एक ट्रैकर है जो उसे बताएगा कि वह हर समय कहां है। एक्सल कमरे के चारों ओर एक त्वरित रूप लेता है और पाता है कि हर किसी के पास एक समान कंगन है। उसे पता चलता है कि यहाँ हर कोई किसी तरह का संकटमोचक है और हिर्श उसे बताता है कि यह भगोड़े से नायकों में बदलने का उनका सुनहरा मौका है। वह एक्सल से पूछती है कि क्या वह एक स्वतंत्र आदमी नहीं बनना चाहती है, और वह चाहती है। जवाब में वह बस सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए एक हैंडस्टैंड करता है और फिर क्रिस की ओर कूदता है, इससे पहले कि वह उसे महसूस कर सके। अपनी बंदूक चुरा लेती है। वह इसे अपने सिर पर इंगित करता है और हिर्श से कहता है कि अगर वह अपनी टीम को महत्व देती है तो उसके हाथ से कंगन प्राप्त करें। हालांकि हिर्श फिर से अपनी चाल के लिए नहीं गिर रहा है और वह उसे कंगन का उपयोग करके झटका देता है, जिससे वह अपनी बंदूक छोड़ देता है। वह फिर एक्सल को चेतावनी देती है कि अगर वह कंगन को बलपूर्वक हटाने की कोशिश करती है तो यह इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी बाह जल जाएगी। इसके अलावा अगर उसके साथ कुछ होता है तो वे सभी एक ही चीज को पीड़ित करने वाले हैं। एक्सल को पता चलता है कि वह झांसा नहीं दे रही है, इसलिए वह जल्दी से उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है और हिर्श यह सुनकर प्रसन्न है। वह अपने अंत से वीडियो कॉल को समाप्त करती है और फिर एक्सल का कहना है कि अगर वे स्किनर पाते हैं तो उन्हें हापना के लिए टीका को बहुत अधिक कीमत पर बेचना चाहिए। क्रिस तुरंत उसके साथ सहमत है, लेकिन डो ने इस विचार को गोली मार दी, यह कहते हुए कि वे व्यक्तिगत लाभ के लिए यहाँ नहीं हैं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए हैं। एक्सल जवाब देता है कि एवेंजर्स के इस टाइमलाइन का संस्करण या तो बुरा नहीं है, लेकिन शुरू करने से पहले वह पूछता है कि क्या टीम में किसी ने कभी हापना का इस्तेमाल किया है। उन सभी ने इसका इस्तेमाल किया, या तो एक दवा के रूप में या उच्च प्राप्त करने के लिए। उसके बाद डू एक्सल को उनके आधार के चारों ओर दिखाता है, स्पष्ट रूप से उसे बताता है कि वह उसे मंजूरी नहीं देता है। एक्सल उस बारे में परवाह नहीं करता है, लेकिन वह परवाह करता है कि इस दुनिया के एवेंजर्स होने के बावजूद उनका आधार एक रनडाउन नाई की दुकान है। हालांकि वह जल्द ही पाता है कि दुकान की रूढ़िवादी उपस्थिति सिर्फ एक भेस है और यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय बाधा द्वारा संरक्षित है। इसके बाद डॉग उसे अपनी कारों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाने के लिए अपने गैरेज में ले जाता है और फिर वे अपनी पहली टीम ब्रीफिंग करने के लिए लौटते हैं। वहां डॉग सभी को स्किनर के जीवन के इतिहास के बारे में अपने जन्म से लेकर कॉलेज जीवन तक बताता है, लेकिन क्रिस उसे बाधित करता है क्योंकि वह सोचती है कि यह उबाऊ हिस्सा है। वह डॉग से स्किनर के व्यक्तित्व के बारे में पूछती है क्योंकि इससे उन्हें बेकार सामान्य ज्ञान की तुलना में उसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी।
डॉग इस पर नाराज हो जाता है, लेकिन वह अभी भी अपने अनुरोध के साथ बाध्य करता है, यह खुलासा करते हुए कि स्किनर ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन सभी पैसे दान को दान कर दिया। वह विनम्रतापूर्वक रहता था और यहाँ तक कि अपने आविष्कारों पर पेटेंट भी छोड़ देता था ताकि हर कोई उन्हें सस्ते में ले सके। उसके बाद हिर्श समूह में शामिल हो जाता है और सभी को बताता है कि स्किनर शांति और समानता के लिए एक महान वकील था। उन्होंने बेहतर करने के लिए कई बार दुनिया के नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी भी वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जो वह चाहते थे। वह टीम को यूनाइटेड नेशन महासभा को संबोधित करने वाले स्किनर का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी जाती है कि 3 साल में उत्तरी ध्रुव पर बर्फ को अपूरणीय क्षति हुई होगी। उन्होंने सभी को आर्थिक विकास के बजाय पृथ्वी की रक्षा करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, लेकिन कई देशों ने अपने भाषण के बीच में बैठक छोड़ दी। विश्व नेताओं को समझाने के लिए इस असफल प्रयास के बाद स्किनर अचानक गायब हो गया। किशोर का कहना है कि स्किनर सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है और फिर लेलैंड ने कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट खोलते हैं जहां वह दुनिया भर में अजनबियों की मदद करते हुए पकड़े गए थे। कोई यह नहीं समझता है कि इस तरह का एक अच्छा आदमी मानवता को समाप्त करने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन हिर्श का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से वह गायब हो गया तब से स्किनर के स्थान के बारे में किसी के पास कोई सुराग नहीं है और वह टीम को बताती है कि उन्हें उसे खोजने वाले पहले व्यक्ति होने चाहिए। अचानक एलेना ने उसे बाधित करते हुए कहा कि उसे स्किनर के बारे में एक लीड मिल सकता है। समूह के बाकी लोग तुरंत अपनी फैंसी कारों में अपना आधार छोड़ देते हैं, जबकि एलेना और हिर्श बेस पर वापस रहते हैं। एलेना सभी को बताती है कि 8 साल पहले स्किनर एक कंपनी से एक उत्तरजीविता आश्रय लाया था जिसे अभी कॉल या इंटरनेट के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। हिर्श एक्सल और क्रिस को आश्रय की जांच करने के लिए कहता है और डॉग और लेलैंड को कंपनी के मुख्यालय का दौरा करने के लिए कहता है। वह फिर एलेना को दुनिया भर में कई सुरक्षा कैमरों तक पहुंचने और स्किनर के लिए चेहरे की पहचान स्कैन चलाने का आदेश देती है, इस संभावना के बावजूद कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों में अपनी उपस्थिति बदल दी है। एक तरफ क्रिस ने एक्सल से पूछा कि वह जेल में क्या था और उसकी सजा कितनी लंबी थी। जैसे ही वह उसे बताता है कि उसे 888 साल तक जेल में रहना है, क्रिस ने बाहर निकाला और उसे कार से बाहर धकेल दिया। वह एक्सल में अपनी बंदूक की ओर इशारा करती है, यह कहते हुए कि वह एक साइको के साथ टीम नहीं बना रही है जिसके पास इतनी बड़ी जेल की सजा है। एक्सल उसे शांत करने के लिए कहता है और क्रिस पूछता है कि उसने उस वाक्य के लायक किस तरह के भयानक अपराध किए। वह उसे बताता है कि उसे शुरू में जेल में सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन यह हर बार दोगुना हो गया जब वह टूट गया और इससे पहले कि वह महसूस करता यह वर्तमान संख्या तक पहुंच गया। क्रिस यह सुनकर पूरी तरह से गूंगा है और पूछता है कि नरक ने जेल से इतनी बार क्यों तोड़ दिया और एक्सल ने जवाब दिया कि यह उसका शौक है। दूसरी ओर लेलैंड उत्सुक है कि डग टीम पर कैसे समाप्त हुआ। वह जवाब देता है कि उसने कुछ छोटे अपराध किए जो उसे जेल में उतारा और लेलैंड कहता है कि उसने कुछ क्षुद्र चोरी भी की जो उसे परेशानी में डालती थी। डॉग उसे एक नोब कहता है और फिर उसे बताता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में अपनी टीम में गंभीर अपराध करता है तो यह एलेना है, जो एक कुख्यात वैश्विक हैकर था। लेलैंड ने उसे पहले विश्वास नहीं किया क्योंकि एलेना उसे एक शांत और शर्मीली लड़की लगती है, लेकिन डॉग उसे बताती है कि वह अपनी टीम में सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। इसके तुरंत बाद क्रिस और एक्सल स्किनर के सर्वनाश आश्रय और लेलैंड तक पहुंचते हैं और डॉग कंपनी के मुख्यालय तक पहुंचते हैं। वे पाते हैं कि दोनों स्थानों को छोड़ दिया गया है। इस बात से अनजान कि कोई व्यक्ति कंपनी के कार्यालय में उन्हें घात लगाने की प्रतीक्षा कर रहा है और आश्रय को पहले ही किसी अन्य पार्टी द्वारा खोजा जा चुका है। डॉग और लेलैंड कंपनी के मुख्यालय में प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि कंप्यूटर हाल ही में काम कर रहे थे। जैसा कि लेलैंड जगह के चारों ओर खोजने की कोशिश करता है, एक आदमी उसे बंधक बना लेता है और डॉग को यह बताने के लिए कहता है कि उनका बॉस कहाँ है। समझ में नहीं आता कि आदमी क्या चाहता है, जब अचानक एक मोटा आदमी अपनी बंदूक के साथ इमारत में टूट जाता है जो डॉग पर इशारा करता है, कंपनी के मालिक को यह बताने के लिए कि क्या वह नहीं चाहता कि वह अपने कर्मचारियों को मरे। हर कोई इस पर और भी अधिक भ्रमित हो जाता है, लेकिन तब डॉग को पता चलता है कि दोनों लोग यहाँ ऋण संग्राहक हैं जिनके पास शेल्टर कंपनी के मालिक के साथ व्यापार है। दूसरी ओर एक्सल और क्रिस खाली आश्रय के अंदर जाते हैं और पाते हैं कि पावर जनरेटर अभी भी काम कर रहा है। वे प्रत्येक कमरे की खोज करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पाते हैं, इसलिए वे अपनी खोज जारी रखते हैं और फिर अचानक उन्हें लगता है कि कोई कोने के चारों ओर छिपा हुआ है। वे एक आदमी को एक कुर्सी पर बेहोश पाते हैं जिसमें हापना की खाली बोतलें उसके पैरों पर पड़ी हैं। वे तुरंत उसे कोने रखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या वह प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद स्किनर है, और एक्सल ने फैसला किया कि यह पता लगाने का एकमात्र तरीका उसे जगाना है। हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा कर सकें, कोई रूसी में चिल्लाना शुरू कर देता है और उन पर शूटिंग करता है। एक्सल और क्रिस एक गलियारे में छिपते हैं और फिर अचानक एक और समूह वहां पहुंचता है, मैक्सिकन में चिल्लाता है और रूसियों में शूटिंग करता है। क्रिस को इस बात की चिंता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक्सल खुद का आनंद लेना शुरू कर देता है। वह अपने लटकन को दिखाता है, यह कहते हुए कि यह उसका भाग्यशाली आकर्षण है जो उसे अजय रखता है, और फिर कमरे के बीच में सही चलता है जो बुलेट के तूफान से अप्रसन्न है। क्रिस सोचता है कि वह पागल है, लेकिन उसके पास गैंगस्टरों और कार्टेल सदस्यों के साथ काम करने में उसका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे उन सभी को खटखटाने का प्रबंधन करते हैं और आश्रय के बीच में बेहोश आदमी तक पहुंचते हैं। लेकिन तभी डी और FBI अपने लक्ष्यों को गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंचे।
वे एक्सल और चिरों को अपने हथियारों को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन एक्सल उन्हें बताता है कि वह लाजर से है और उन्हें इसके बजाय अपने हथियारों को छोड़ने के लिए कहता है। हर कोई भ्रमित हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी लाजर के बारे में नहीं सुना है, और फिर क्रिस रोशनी को चालू करता है ताकि हर कोई देख सके कि क्या चल रहा है। जैसे ही वह ऐसा करती है, कुर्सी का आदमी उठता है और तुरंत सभी से माफी मांगते हुए जमीन पर गिर जाता है और वादा करता है कि वह अपना पैसा वापस लौटाएगा। वह एक्सल के पैर से चिपक जाता है, उसे बचाने के लिए भीख मांगता है और बदले में एक्सल ने उसे खून बहाने के लिए पर्याप्त मुश्किल से घूंसा मार दिया। फिर वह यह पुष्टि करने के लिए एक त्वरित डीएनए परीक्षण करता है कि वह स्किनर नहीं है, और आश्रय में सभी पक्ष निराश हैं। यह पता चला है कि वह आदमी शेल्टर कंपनी का मालिक था जो स्किनर के बंकर में ऋण संग्राहकों से छिपा हुआ था। दूसरी ओर लेलैंड ने अपनी कहानियों को सुनने के बाद ऋण संग्राहकों के साथ इसे बंद कर दिया, और डॉग को क्रिस से एक कॉल मिला जिसमें कहा गया था कि उसके अंत में क्या हुआ था। उसे लगता है कि खोज मिशन आसान नहीं होने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कुछ ही मिनटों में यह कितना मुश्किल है। अपने आधार पर वापस एलेना अचानक एक सुरक्षा कैमरा फुटेज पर एक स्किनर पाता है, लेकिन फिर अचानक दुनिया भर के हजारों कैमरे एक ही समय में स्किनर का चेहरा दिखाना शुरू कर देते हैं। एलेना और हिर्श दोनों को भ्रमित करते हैं। जल्द ही बाकी टीम बेस पर लौटती है और वे पाते हैं कि दुनिया भर में पहले से ही 1000 स्किनर हैं और संख्या बढ़ती रहती है। डॉग को पता चलता है कि किसी ने सुरक्षा प्रणालियों में हैक कर लिया होगा और स्किनर के साथ चेहरे की अदला बदली की, लेकिन एलेना उसे बताती है कि यह उससे कहीं अधिक जटिल है। सभी बायोमेट्रिक संकेत और यहां तक कि इन लोगों की थर्मल इमेजिंग स्किनर की तरह हैं। एलेना का कहना है कि वह पूरी दुनिया में केवल 3 हैकर्स को जानती है जो इसे खींच सकते हैं, और वह उनमें से एक है। यह सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन हिर्श एलेना को दोनों हैकर्स के स्थान को खोजने के लिए कहता है ताकि वे पा सकें कि उनमें से कौन स्किनर की मदद कर रहा है। वह एक सिद्धांत के साथ भी आती है कि अगर स्किनर इंटरनेट पर बेतरतीब लोगों पर अपना चेहरा चिपकाकर उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर चुकी है, और वह अभी भी ऐसा दिखता है जैसे वह 3 साल पहले था। हिर्श ने लेलैंड और क्रिस को स्किनर के घर को सुराग के लिए जांचने के लिए भेजा, जबकि डॉग अपने कॉलेज के प्रोफेसर से मिलने के लिए अपने साथ एक्सल लेता है, जिन्होंने कुछ परियोजनाओं पर स्किनर के साथ काम किया था। एक्सल इसके बारे में अपनी उत्तेजना को दूर करता है और फिर शिकायत करना शुरू कर देता है कि वह ब्लोंडी के साथ बहुत अधिक टीम बना लेगा, और डॉग भावना लौटाता है। क्रिस और लेलैंड जल्द ही स्किनर के घर पहुंचते हैं, एक घर की सफाई कारखाने से श्रमिक होने का नाटक करते हैं। हालांकि एक बड़ी भीड़ पहले ही वहां इकट्ठा हो चुकी है और पुलिस उन्हें प्रवेश करने से रोकती है। लेलैंड बस उन्हें बताता है कि यदि वे उन्हें अपना काम किए बिना वापस भेजते हैं तो एक रद्दीकरण शुल्क होगा और वह उन्हें एक चालान भेजने जा रहा है। पुलिस पूंजीवाद के डर से नहीं लड़ सकते और वे दोनों को घर में प्रवेश करने देते हैं। लेलैंड और स्किनर घर को साफ करने का नाटक करते हुए कुछ भी खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल एक चीज जो वे पाते हैं वह एक अजीब गोली है जो एक सोफे के अंदर तक जाती है। दूसरी ओर डॉग को अस्पताल में अपने प्रोफेसर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला जहां वह काम करता था। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर सेवानिवृत्त हो गए हैं और कुछ अफवाहें उनके बेघर होने के बारे में बात करती हैं। एक्सल उसे बताता है कि यह उसकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है और वह प्रोफेसर को पा सकता है यदि वह वास्तव में सड़कों पर रह रहा है। वह डॉग को पुल के नीचे एक झुग्गी में ले जाता है और उसे जेरी नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताता है जिसे उसने जेल में दोस्ती की थी। वे सभी को जेरी के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह बेघर समुदाय का नेता माना जाता है, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना है। वे एक्सल को बताते हैं कि उनका नेता जिल नाम की एक लड़की है, लेकिन जैसा कि यह पता चला है, जिल सिर्फ जेरी है जब उसने अपने हार्डवेयर को ट्विक करने और एक महिला बनने का फैसला किया। जिल वास्तव में एक लंबे समय के बाद एक्सल से मिलने के लिए खुश है और वह तुरंत उसे और डॉग को अपनी जगह पर ले जाता है जहां वे उससे प्रोफेसर क्लाउड के बारे में पूछते हैं। जिल उन्हें अधिक कहने से रोकता है क्योंकि वह जानती है कि यहाँ के लोग पहले से ही अपने जीवन में बहुत कुछ पीड़ित कर चुके हैं और वे कुछ गोपनीयता के लायक हैं। वह डॉग से कहती है कि वह किसी की पहचान या स्थान को अच्छे कारण के बिना प्रकट नहीं कर सकती है, और वह उसे अपने कॉलेज के बारे में एक कहानी बताती है जहां उसने अपने नस्लवादी डीन को मुक्का मारा था। उन्हें इस वजह से निष्कासित कर दिया गया था और प्रोफेसर क्लाउड एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके लिए खड़ा था। डॉग का कहना है कि वह कभी भी उसके लिए ठीक से धन्यवाद देने के लिए नहीं मिला और जिल ने उसे उस बूढ़े आदमी के पास ले जाने का फैसला किया जो शतरंज के खेल में संघर्ष कर रहा है। डॉग उसका समर्थन करता है और उसे 2 मोड़ में एक चेकमेट प्राप्त करने में मदद करता है और क्लाउड उसे अपने पुराने छात्रों में से एक के रूप में पहचानता है। जब वे खोए हुए समय को पकड़ने का फैसला करते हैं तो एक किशोरी ने एक्सल को बास्केटबॉल के एक खेल के लिए चुनौती दी है ताकि वह उससे कुछ नकदी हो। प्रोफेसर क्लाउड डॉग को अपने तंबू में ले जाता है, शर्मिंदा है कि वह कितनी दूर गिर गया है, लेकिन यह डॉग की चिंता नहीं करता है। वह बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या वह स्किनर के स्थान के बारे में कुछ भी जानता है, और वह जवाब देता है कि उन्होंने वर्षों से बात नहीं की है। वह बताता है कि जब स्किनर वास्तव में दुनिया के लिए एक सम्मानजनक प्रतिभा की तरह दिखाई दिया तो वह अपने शोध से इतना जुनूनी था कि वह बाकी सब कुछ के लिए अंधा हो गया। क्लाउड का कहना है कि वह पागल के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए उसने उसके साथ सभी संबंधों को काट दिया, लेकिन वह अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों से ईर्ष्या करता रहा। स्किनर से आगे निकलने के लिए उन्होंने अपने प्रयोगों के परिणामों को रोक दिया और जब विश्वविद्यालय को पता चला तो उन्होंने उसे निकाल दिया, जो कि वह यहाँ समाप्त हुआ।
वह अचानक याद करता है कि स्किनर ने एक बार अपनी दादी के बकलव के बारे में बात की थी और वह इस्तांबुल के एक छोटे से गांव में रहती थी। क्लाउड को पता नहीं है कि क्या महिला अभी भी जीवित है, लेकिन डॉग के लिए इस मिशन को एक सफलता के रूप में गिनने के लिए पर्याप्त है। वह उठता है, अतीत में उसके लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद क्लाउड, और फिर एक्सल को खोजने के लिए छोड़ देता है, जो पिछले 15 मिनटों से अभिमानी किशोर को विनम्र कर रहा है। डॉग के चेहरे पर नजर को देखकर एक्सल को पता चलता है कि उसे एक सुराग मिला है और वे अपने आधार पर छोड़ देते हैं। एक बार जब वे आधार पर पहुंच जाते हैं तो वे स्किनर की दादी की खोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बारे में ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं है। डॉग को संदेह है कि यह जानबूझकर मिटा दिया गया था, लेकिन यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है। अचानक एलेना को एक संदिग्ध स्थान मिलता है जहां अपराध दर काफी अधिक है, लेकिन कोई सुरक्षा कैमरे वहां सक्रिय नहीं है। डॉग को लगता है कि यह वह जगह हो सकती है जहां स्किनर छिपा हुआ है, लेकिन लेलैंड और क्रिस को लगता है कि यह एक जाल हो सकता है। एक्सल का कहना है कि सच्चाई को खोजने का एकमात्र तरीका जगह पर जाना है, और वे हाइपरलूप को इस्तांबुल में ले जाते हैं। एक्सल और लेलैंड मैदान पर जाते हैं और डुलुलु टीम में मिश्रण करने के लिए एक शेख के रूप में कपड़े पहनते हैं, लेकिन और भी अधिक बाहर खड़ा है। एक्सल इस बारे में परवाह नहीं करता है क्योंकि यह केवल परेशानी पैदा करने और ध्यान केंद्रित करने की उसकी योजना बनाता है, और जल्द ही वे एक स्थानीय गिरोह से घिरे होते हैं। एक्सल लेलैंड को बताता है कि उन्हें दौड़ने की जरूरत है, लेकिन उसे अपने लंबे बहने वाले गाउन में ऐसा करना मुश्किल है। एक्सल उसे बचाने के लिए आता है और उसे खींचने से पहले कुछ लोगों को दस्तक देता है। वह एक चलती बस पर चढ़ता है और फिर बचने के लिए टीम की छतों पर कूदता है, लेकिन लेलैंड ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है और वह एक छत के माध्यम से गिरता है, अपनी गुड़िया के साथ खेलने वाली लड़की के कमरे में। गूंगी लड़की को लगता है कि लेलैंड उसकी कहानियों का राजकुमार है और उसे उसके साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन फिर गैंगस्टर्स उसकी तलाश में आते हैं। वे अपने कंगन को उतारने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि यह एक महंगी घड़ी है, और जब यह बाहर नहीं आता है तो वे अपने हाथ को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय एक्सल भी उसकी तलाश शुरू कर देता है, लेकिन तब लेलैंड चिल्लाता है कि वह सिर्फ दादी बेलिंडा के बकलवा खाने के लिए यहाँ था, और इससे गैंगस्टर्स तुरंत अपना हाथ काटने के प्रयासों को रोकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बूढ़ी औरत के पेस्ट्री के लिए मरना है। गैंगस्टर सुरक्षित रूप से लेलैंड और एक्सल को बेलिंडा के स्थान पर ले जाते हैं और वह उन्हें रास्ते में भेजने के लिए बाकलावा का अपना हिस्सा देता है। वह फिर अपने मेहमानों को अंदर आमंत्रित करती है, यह समझाने की कोशिश करती है कि हुड के लड़के सिर्फ गुमराह हैं और बुरे लोग नहीं हैं। उसके बाद वह उन्हें अपना प्रसिद्ध बाकलावा देती है और उन्हें एहसास होता है कि यह वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छा है। वह फिर उनसे पूछती है कि वे कौन हैं, और एक्सल बूढ़ी औरत के साथ ईमानदार होने का फैसला करता है। वह उसे बताता है कि वे गुप्त एजेंट हैं और बेलिंडा एक बॉन्ड प्रशंसक है। वह उस कहानी को स्वीकार करती है जो एक्सल उसे बताती है और पूछती है कि क्या वे यहाँ उसके पोते के बारे में पूछने के लिए हैं। वह कहती है कि जब से उसने उसे देखा या उससे बात की है तब से कई साल हो गए हैं और उसने कभी भी अपने कनेक्शन को छिपाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वह लड़कों को अपने पोते के बारे में बताने लगती है, और फिर लेलैंड ने एक अजीबोगरीब फूलों की विविधता को नोटिस किया जो केवल दुनिया के कुछ विशेष हिस्सों में पाया जाता है। बेलिंडा उन्हें बताती है कि स्किनर ने उसे अतीत में दिया था। वह उन्हें यह भी बताती है कि उसने 3 साल पहले उसे एक वीडियो संदेश भेजा था जब वह गायब हो गया था, और फिर उसे दिखाने का फैसला करता है। संदेश में इसके बारे में कुछ खास नहीं है, और लेलैंड का कहना है कि स्किनर उस तरह के आदमी की तरह नहीं दिखता है जो एक दिन मानव इतिहास में सबसे खराब नरसंहार करेगा। तभी बेलिंडा ने उन्हें बताया कि उसे बकलवा का एक नया बैच तैयार है, और जब लेलैंड ने यह सुनने पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि एक्सल कमरे के चारों ओर देखना शुरू कर देता है। उन्हें यकीन है कि घर में कहीं एक वीडियो कैमरा है क्योंकि स्किनर को पता होगा कि लोग उनकी दादी को देखने आएंगे और वह चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहें। वह जल्दी से कैमरा ढूंढता है और स्किनर को अपना चेहरा याद रखने के लिए कहता है क्योंकि वह आदमी है जो गधे को काट देगा। उसी समय लाजर मुख्यालय में एलेना को हैकर्स में से एक का पता चलता है और वह उसे पकड़ने के लिए अपने महिमा के दिनों में लौटने का फैसला करती है। जल्द ही बाकी टीम बेस पर इकट्ठा हो जाती है और हिर्श उन्हें बताता है कि जिस हैकर की तलाश कर रहे हैं उसे डॉ909 कहा जाता है। दुनिया भर में साइबर कोशिकाएं उसे वर्षों से पता लगाने में विफल रही हैं, लेकिन एलेना अपने छिपे हुए क्रिप्टो बटुए के विवरण को खोजने में कामयाब रही। वह बताती हैं कि हाल ही में बटुए में कुछ छायादार लेनदेन हुए हैं, इससे पहले कि स्किनर अपने संदेश के साथ दिखाई दे। और हर कोई आश्चर्यचकित है क्योंकि राशि किसी भी मानक से काफी बड़ी है। हिर्श का कहना है कि सैम के पास कुछ हापना स्टॉक हैं जो उन्होंने स्किनर के संदेश जारी होने से ठीक पहले बेचे थे और स्टॉक वैल्यू दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उन्होंने उस धन को 909 के खाते में जमा किया, जिसका अर्थ है कि वे दोनों किसी तरह से स्किनर से जुड़े हैं। एलेना कहते हैं कि जब स्किनर 3 साल पहले गायब हो गया था तो उसके अस्तित्व के सभी निशान मिट गए थे और यह मास्टर हैकर की मदद के बिना संभव नहीं था, और वह हैकर 909 रहा होगा। डॉग को लगता है कि 909 ने हापना के बारे में जानकारी के बदले स्किनर की मदद की, और सैम सिर्फ हैकर के साथी हैं जिन्होंने अपने मूल्य के गिरने से पहले स्टॉक को भुनाया था। हिर्श उस सिद्धांत से सहमत हैं और एक्सल का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ 909 पर कब्जा करना है। हालांकि चूंकि यह आसान नहीं होने जा रहा है,
हिर्श टीम को सैम को पहले पकड़ने के लिए कहता है, जबकि एलेना 909 के बटुए पर नजर रखती है। वे तुरंत सैम के बारे में जानकारी की खोज करना शुरू करते हैं और पाते हैं कि वह एक स्टॉक ट्रेडर है जो अपने क्लब में डिक्टी पार्टियों को फेंकना पसंद करता है। हर कोई अपने सोशल मीडिया को देखने पर रोता है, लेकिन अंत में उन्हें उसके करीब जाने के लिए अपनी पार्टी में जाना पड़ता है। चूंकि सैम के बारे में केवल एक चीज वे जानते हैं कि वह महिलाओं से घिरे रहना पसंद करते हैं, समूह लेलैंड को अपनी बाधाओं को बढ़ाने के लिए एक लड़की के रूप में ड्रेसअप करता है। इस बीच एलेना को 909 के छिपे हुए बटुए पर शोध करते हुए वास्तव में कुछ संदिग्ध पाता है। उसे पता चलता है कि उसके खाते में जमा दुनिया भर में किया गया था, और क्या अधिक आश्चर्यजनक है, उन्हें नकदी का उपयोग करके बनाया गया था। हिर्श को लगता है कि दुनिया भर के 909 लोगों ने उसे पैसे स्थानांतरित करने के लिए काम पर रखा था, लेकिन एलेना का कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है। वह बताती हैं कि 909 को व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलना होगा और उन्हें एक एक्सेस डिवाइस देना होगा ताकि वे जमा कर सकें। हिर्श उसे परमाणुओं के लिए सुरक्षा कैमरों की जांच करने के लिए कहता है जहां जमा किए गए थे, और वह इसे देखना शुरू कर देती है। वह पाती है कि जमा करने वाले व्यक्ति ने उसके चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लिया है, और वह यह भी नहीं बता सकती है कि क्या यह सभी वीडियो में एक ही व्यक्ति है। क्लब में वापस एक्सल और अन्य लोगों को पार्टी में प्रवेश मिलता है और डॉग लड़कियों को बताता है कि उनका मिशन सैम की आंख को पकड़ना और अपने निजी क्षेत्र में आमंत्रित करना है। वह उन्हें बताता है कि एक बार जब वे निजी क्षेत्र में होते हैं तो उन्हें उसे कहीं एकांत में फुसलाया जाना चाहिए। लेलैंड ने घबराई से पूछा कि क्या होता है अगर वे ऐसा करने में विफल हो जाते हैं, और एक्सल जवाब देते हैं तो वे कुछ गधे को मारेंगे और सैम को फोर्स का उपयोग करके अपहरण कर लेंगे। डॉग तुरंत विचार को गोली मारता है क्योंकि वे यहाँ एक दृश्य बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसके साथ वे पार्टी के फर्श में प्रवेश करते हैं और क्रिस तुरंत मिशन के बारे में भूल जाता है क्योंकि पार्टी जलाया जाता है। वह उत्साहित हो जाती है और डांस फ्लोर को हिट करती है, जबकि लेलैंड घबराई हुई है क्योंकि वह अभी तक क्रॉस ड्रेसिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं है। इस बीच डॉग और एक्सल ने क्लब की सुरक्षा का दायरा निकाला। एक्सल ऊपरी मंजिल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे रोकता है क्योंकि उसके पास वीआईपी एक्सेस नहीं है। तभी लोगों का एक झुंड वहां पहुंचता है और उनके नेता ने गार्ड को एक चमकदार टैटू दिखाया है जो उसे और उसके दोस्तों को वीआईपी क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति देता है। वे अपने द्वारा एकत्र की गई जानकारी साझा करने के लिए लौटते हैं, और फिर एक्सल क्रिस के पास जाता है जो बार में महंगे कॉकटेल ऑर्डर कर रहा है। तभी एक वीआईपी टैटू वाला एक शराबी आदमी एक पेय के लिए वहां आता है और एक्सल उसका पीछा करता है, जबकि क्रिस ने सैम के आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बारटेंडर को रिस्क किया। एक्सल वॉशरूम में नशे में आदमी का अनुसरण करता है और अपने टैटू को स्कैन करने से पहले उसे बाहर कर देता है। और उसी समय डॉग लेलैंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह एक कोने में क्यों छिपा रहा है जब वह एक विचार की तरह काम करने और ध्यान आकर्षित करने वाला है। लेलैंड उसे बताता है कि वह अकेले नृत्य करने के लिए बहुत शर्मिला है और डॉग को उसके साथ जाने के लिए कहता है और उसके पास खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे डांस फ्लोर में प्रवेश करते हैं और डॉग तुरंत अपनी निराला चाल के साथ सारा ध्यान चोरी करता है। यह देखकर लेलैंड घबरा जाता है, लेकिन फिर अचानक उसका प्यारा लग रहा है किसी का ध्यान आकर्षित करता है। उसी समय क्रिस को एक्सल करने की शिकायत है कि उसने अपनी गांड को नृत्य किया, लेकिन किसी ने उसे नहीं उठाया। तभी उन्हें लेलैंड से एक कॉल मिलता है कि उसे उठाया गया था और एक्सल कहता है कि शायद लेलैंड वास्तव में बेहतर दिखने वाला है और वह क्रिस को पेशाब करता है। वैसे भी वह लेलैंड में शामिल हो जाती है और सैम के आते ही वीआईपी क्षेत्र में प्रवेश करती है। वे उसे चूसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उतना ही अप्रिय और अभिमानी है जितना उन्होंने सोचा था, और वे मुश्किल से उसमें रुचि रखते हैं। लेलैंड यह भी नहीं चाहता कि सैम उसे छूने के लिए, इसलिए वह एक तरफ चला जाता है जब वह अपने हाथ को उसके चारों ओर रखने की कोशिश करता है, जबकि यह सैम को गलत तरीके से रगड़ता है। रात के लिए उसका डीजे निर्दोष प्रतीत होने वाले लेलैंड में रुचि रखता है। वह उसे कोने में ले जाता है और अपनी चाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वेटर वहां आता है और उसे बताता है कि उसके लिए मंच लेने का समय है। डीजे अनिच्छा से छोड़ देता है, लेकिन वेटर से अपनी लड़की पर नजर रखने के लिए कहता है ताकि वह बच न जाए। उसी समय एक्सल उच्च मंजिल तक पहुंचने के लिए कॉपी किए गए वीआईपी टैटू का उपयोग करता है, लेकिन गार्ड सतर्क हो जाते हैं क्योंकि वे यह पता लगाते हैं कि उसने किसी से टैटू चुरा लिया है। वीआईपी क्षेत्र में वापस सैम सभी लड़कियों को एक पीने का खेल खेलता है, लेकिन पेट छत पर था और वे सभी बाहर निकल जाते हैं। वह अपने घरों को बताता है कि वे इन सोने की खुदाई करना चाहते हैं क्योंकि वह क्रिस पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ड्रग्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह सैम को जमीन पर फेंकती है और फिर पूरी तरह से उसे हाथ में ले जाती है क्योंकि उसके दोस्त घड़ी के रूप में मुकाबला करते हैं। वह फिर उसे पूरी ताकत से मारती है और सैम वीआईपी क्षेत्र से नीचे गिरता है, अपने डीजे के ऊपर उतरता है। दूसरी ओर एलेना ने पाया कि एक और लेन देन अभी 909 के बटुए में हुआ है और स्थान उनके शहर के पास है। वह सुरक्षा फुटेज की जांच करती है और उस आदमी को पास की इमारत की छत पर जाने के लिए पाता है। एलेना एक अलग कैमरे पर स्विच करती है क्योंकि वह उस आदमी को छत पर एक हेलीकॉप्टर की ओर चलती है और वह उस आदमी की एक स्पष्ट छवि प्राप्त करने का प्रबंधन करती है जो दूरदर्शी नाम के डीजे के रूप में निकलता है। एलेना अब समझती है कि दूरदर्शी का कारण दुनिया भर से इन सभी जमाओं को बना सकता है क्योंकि वह एक विश्व दौरे पर था। वह तुरंत टीम से संपर्क करती है और उन्हें दूरदर्शी को गिरफ्तार करने के लिए कहती है क्योंकि वह उनका नेतृत्व है। एक्सल और डॉग, जो केवल गार्ड द्वारा खुद को गिरफ्तार किए जाने वाले थे, इसे अपने सुराग के रूप में लेते हैं और इस प्रक्रिया में गार्ड से हथियार चोरी करते हुए हाथ फेंकना शुरू करते हैं।
सैम और दूरदर्शी इस पर ध्यान दें और तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर चलें। इस बीच लेलैंड भी अराजकता के दौरान बच जाता है, लेकिन वेटर उसके बाद पीछा करता है, इसलिए क्रिस वेटर को गोली मारता है और उसे बचाता है। जल्द ही अधिक गार्ड वहां पहुंचते हैं और उनके और टीम लाजर के बीच एक गनफाइट शुरू होता है। एक्सल ने नोटिस किया कि सैम और दूरदर्शी अपने हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश कर रहे हैं और लेलैंड तुरंत अपनी कार को चारों ओर लाने के लिए आगे बढ़ता है। एक्सल और अन्य अपने लक्ष्यों को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर धकेलते हैं, लेकिन गार्ड अपने तरीके से अवरुद्ध कर रहे हैं। एक्सल क्रिस को एक प्रोब के रूप में उपयोग करता है, जिससे वह गोलियों से बाहर निकलने के बाद गार्ड को शूट करता है, लेकिन उस समय तक सैम का हेलीकॉप्टर पहले ही बंद हो चुका है। एक्सल उसे इतनी आसानी से दूर जाने देने के बारे में नहीं है, इसलिए वह इमारत से छलांग लगाता है और हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। हर किसी के झटके के लिए बहुत कुछ। सैम ने अपने हेलीकॉप्टर के एआई को एक्सल को हिला देने का आदेश दिया, लेकिन एआई ऐसा काम करने से इनकार करता है, इसलिए वह इसे कड़ी मेहनत करता है, जिससे यह खराबी हो जाती है। हेलीकॉप्टर संतुलन खो देता है और शहर की ओर नोजिंग शुरू कर देता है और एक्सल किसी तरह अपनी दिशा को बदलने के लिए अपने पैरों का उपयोग करके एक दुर्घटना से बचता है। इस बीच लेलैंड और डॉग कार में हैं, हेलीकॉप्टर के बाद पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वे इसे दुर्घटनाग्रस्त देखते हैं, लेलैंड ने अपने जेट ड्रोन को एक्सल को बचाने के लिए भेजा, जो एक क्रेन को मारने से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को जाने देता है। सौभाग्य से ड्रोन उसे समय में पकड़ लेता है और लेलैंड उसे बताता है कि उसे उसके लिए एक उपहार भी मिला है। एक्सल ड्रोन से एक बंदूक निकालता है और फिर लेलैंड उसे सैम के हेलीकॉप्टर की ओर भेजता है, जो आश्वस्त है कि उसने सभी पीछा करने वालों को हिला दिया है। हालांकि जब वह एक्सल को खिड़की से उस पर एक बंदूक की ओर इशारा करते हुए देखता है, तो वह बाहर निकलता है और अपने हेलीकॉप्टर को उसके अंदर राम का आदेश देता है। एआई एक बार फिर से ऐसा करने से इनकार कर देता है और सैम हेलीकॉप्टर को मारता है, जिससे यह फिर से संतुलन खो देता है। एक्सल हेलीकॉप्टर के ब्लेड को चकमा देता है और फिर उसे गोली मारता है, जिससे नदी में संतुलन और दुर्घटना भूमि खो जाती है। सैम और दूरदर्शी हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं, लेकिन फिर एक्सल मलबे के ऊपर भूमि और उन पर अपनी बंदूक को इंगित करते हैं। वे बाहर निकलते हैं और उनसे उन्हें छोड़ने के लिए भीख मांगते हैं और एक्सल तुरंत स्किनर के बारे में उनके पास कोई भी जानकारी मांगता है। वे उसे बताते हैं कि वे कुछ भी नहीं जानते हैं और एक्सल पूछता है कि कैसे वे घोषणा से पहले हापन्स शेयरों को बेचना जानते थे। दूरदर्शी एक्सल को बताता है कि वह डॉन 109 नाम का हैकर है और उसने कुछ जानकारी खोजने के लिए कंपनी को हैक कर लिया है, जो अभी भी उसके पेंडेंट में संग्रहित है। एक्सल लटकन के लिए पूछता है और जबकि दूरदर्शी उसे देने से इनकार करता है, सैम उसे छीन लेता है और इसे एक्सल को पास करता है, जो मलबे को नीचे गिराता है और उन्हें डूबने के लिए छोड़ देता है। जब तक एक्सल और अन्य अपने आधार तक पहुंचते हैं, तब तक हैकिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एसएम और दूरदर्शी को बचाव और गिरफ्तारी। डॉग का कहना है कि यह मिशन एक हलचल थी क्योंकि इन दोनों लोगों का स्किनर के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन एलेना कहती है कि उज्ज्वल पक्ष पर उन्हें पता चला कि हापना की मूल कंपनी डेल्टा मेडिसिन को पता था कि उनके स्टॉक गिरने वाले हैं। उसे यकीन है कि वे स्किनर की घोषणा से पहले हापना के खतरों से अवगत थे और इसका मतलब है कि वे उनके अगले क्यों हैं। वे अपना सिद्धांत बनाना शुरू करते हैं और डॉग कहते हैं कि डेल्टा दवाएं हापना के नैदानिक परीक्षणों के लिए जिम्मेदार थीं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि हापना कितना खतरनाक था। इस बीच एलेना दूरदर्शी के पेन ड्राइव पर और उनमें से फाइलों के माध्यम से छांटती रहती है। वह सितारों को प्रतिबिंबित करने वाले किसी की आंख की एक तस्वीर पाता है। कोई नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एक्सल को लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनका सुझाव है कि शायद डेल्टा मेडिसिन स्किनर के साथ साजिश कर रहा था और उन्होंने सभी परीक्षण परिणामों को फेर दिया। हिर्श का कहना है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्षति पहले से ही हो चुकी है और अब उन्हें स्किनर और डेटा के बीच संबंध ढूंढना होगा। तभी एलेना को डेटा में कुछ अजीब लगता है। वह कहती है कि डेटा का कोई व्यक्ति साउंड क्लाउड वीकली में संगीत अपलोड कर रहा है और अजीब हिस्सा ही संगीत है। वह एक फाइल खेलती है और ऐसा लगता है कि एक स्लिंकी को नीचे फेंक दिया जा रहा है। खैर, डॉग को पता चलता है कि क्या हो रहा है और एलेना को एक छवि के रूप में ऑडियो खोलने के लिए कहता है। वह जल्दी से करती है और फाइल नैदानिक परीक्षणों के वास्तविक रिकॉर्ड वाले एक दस्तावेज के रूप में खुलती है। हिर्श तुरंत इसकी पहचान करता है, लेकिन इससे डॉग को डेटा के साथ उसकी भागीदारी के बारे में संदेह होता है। सौभाग्य से क्रिस एक सवाल के साथ आता है जो सभी का ध्यान दूर ले जाता है। वह पूछती है कि साउंड क्लाउड पर ट्रायल परिणाम अपलोड करने के लिए डेटा का कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ क्यों होगा। एलेना का कहना है कि शायद वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेटा साझा कर रहे थे जो छिपा रहना चाहता था और हर कोई तुरंत सोचता है कि यह स्किनर हो गया है। वे जल्द ही उस जगह पर जाते हैं जहां संगीत अपलोड करने वाला व्यक्ति रहता है और लेलैंड अपने ड्रोन का उपयोग करके उस पर स्नूप करने की कोशिश करता है। हालांकि इमारत के चारों ओर की सुरक्षा तंग है और ड्रोन एक मजबूत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मध्य उड़ान को निष्क्रिय कर दिया जाता है। क्रिस एक लंबी इमारत से जगह देख रहा है और वह बताती है कि वे पास की इमारतों का उपयोग करके छत पर भी नहीं कूद सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इमारत नहीं है। डॉग कहते हैं कि भूमिगत पार्किंग भी पूरी तरह से स्वचालित है और मुख्य इमारत से जुड़ी नहीं है, इसलिए वे वहां के माध्यम से एक रास्ता नहीं खोज सकते हैं। एक्सल का कहना है कि उनमें से एक को इमारत की ओर एक हार्नेस फेंकना चाहिए और स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करना चाहिए और क्रिस वास्तव में इस विचार को पसंद करता है। हालांकि डॉग उन्हें बेवकूफ और आदेशों को रोकने के लिए कहता है कि वे रात तक इंतजार करेंगे। हालांकि एक्सल आदेश लेने के लिए मूड में नहीं है
और वह बस इमारत की ओर चलता है। क्रिस उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि इमारत सुरक्षा गार्डों से भरी हुई है, लेकिन वह अंदर प्रवेश करने से पहले उसे एक पलक देता है। वह सुरक्षा द्वार खोलने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करता है और इमारत के सभी गार्डों का पूरा ध्यान आकर्षित करते हुए संदिग्ध रूप से उद्देश्य पर काम करता है। वे उसका पीछा करते हैं और जैसे ही एक्सल लिफ्ट के सामने रुक जाता है, वे उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। एक्सल जानता है कि आगे क्या आ रहा है, इसलिए वह सिर्फ खुद को मुस्कुराता है और सभी गार्डों के साथ लिफ्ट के अंदर हो जाता है। दरवाजा बंद होने से पहले ही एक गार्ड एक्सल पर अपना कदम रखना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे रोकता है क्योंकि यह अभी तक गर्व का महीना नहीं है। जैसे ही दरवाजा बंद हो जाता है, गार्ड उस पर अपने बैटन और टैसर के साथ हमला करते हैं, लेकिन वे उसके कौशल के लिए कोई मुकाबला नहीं करते हैं। एक्सल उनके चारों ओर नृत्य करता है, तंग जगह में एक दूसरे के खिलाफ उनका उपयोग करता है, लेकिन फिर महिला गार्ड उसके ऊपर हो जाता है और उसे अपने बैटन के साथ गला घोंटने की कोशिश करता है। जवाब में एक्सल ने उसके बजाय उसे नेकटाई खींचना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद यह देखने के बाद कि कौन एक दूसरे को बेहतर तरीके से चोक कर सकता है, एक्सल ने कुतिया को उससे दूर कर लिया। तभी अन्य गार्ड वापस उठते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह बैटन का उपयोग करके उन्हें बाहर कर देता है। हर कोई नीचे रहता है, लेकिन कुतिया फिर से अपना काम करने के लिए उठती है। लेकिन एक्सल एक बार फिर उसे टाई के साथ चोक करता है और फिर लिफ्ट से बाहर निकलता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वह जल्द ही डेल्टा कंपनी के अध्यक्ष के लिविंग रूम में पहुंच जाता है, जो काफी बुरी तरह से जागने की कोशिश कर रहा है। एक्सल उसके पीछे चलता है और बंदूक की तरह दिखने के लिए उसके सिर पर अपने सेल को इंगित करता है। वह आदमी को अपने भवन की सुरक्षा प्रणाली को बंद करने के लिए कहता है और वह डर के कारण पालन करता है। एक बार सुरक्षा प्रणाली नीचे हो जाने के बाद एलेना तुरंत उसमें हैक करती है और एक्सल उस आदमी को हापना के नैदानिक परीक्षणों को दिखाता है। वह इसे देखने पर घबराता है और पूछता है कि उसे यह डेटा कैसे मिला और क्रिस स्क्रीन पर पॉप अप करता है। राष्ट्रपति को बताता है कि उसने इसे स्वयं अपलोड किया है। आदमी पैसे के साथ अपने जीवन के लिए सौदेबाजी शुरू करता है, लेकिन एक्सल सिर्फ स्किनर के स्थान को जानना चाहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह है जो स्किनर की खोज में सबसे हताश है। हालांकि उनके पास अपने स्थान के बारे में कोई सुराग नहीं है और यही कारण है कि वे उन्हें अपना डेटा भेजने के लिए ऑडियो फाइलों का उपयोग कर रहे थे। डॉग तब राष्ट्रपति से पूछता है कि क्या वह जानता था कि हापना 3 साल बाद जहर में बदल जाएगी, और वह जवाब देता है कि उसे कोई पता नहीं था क्योंकि तब उसने कभी दवा नहीं बेची होगी। डॉग उससे पूछता है कि क्या उसने कम से कम पुष्टि की है कि हापना घातक है, और राष्ट्रपति जवाब देते हैं कि इससे पहले कि वे मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण करते, उन्होंने उन्हें चिम्प्स पर किया। वह कहता है कि कुछ दिनों पहले चिम्प्स में से एक की मृत्यु हो गई और अब वह गोरिल्ला बनाम 100 पुरुषों के प्रदर्शन को कभी नहीं देख सकता। वह कहते हैं कि जब चिम्प की मृत्यु हो गई तो उसकी आंखें निराश हो गईं और एक तारों वाली रात की तरह एक पैटर्न दिखाया। राष्ट्रपति का कहना है कि मनुष्य आगे होगा और इसे रोकने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते। डेल्टा मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अपना सारा समय और संसाधनों को एक एंटीडोट विकसित करने में डाल दिया है, लेकिन वे हापना को ठीक से भी नहीं समझ सकते हैं। वह कहते हैं कि स्किनर खुद शैतान है और एक्सल कोचली का कहना है कि वे स्वर्गदूत हैं जो नरक में उसके गधे को मारेंगे। वह घोषणा करता है कि उसके पास एक योजना है जो स्किनर को सुनिश्चित करने के लिए लुभाएगी। योजना यह घोषित करने की है कि डेल्टा दवाओं ने हापना के लिए एक इलाज पाया है और हिर्श अपने बॉस के पास जाने के लिए उसे सूचित करने के लिए जाता है। वह कहती है कि अगर स्किनर को पता है कि हापना के लिए एक इलाज की खोज की गई है तो वह निश्चित रूप से यह देखने के लिए आएगा कि क्या यह वास्तविक है, और फिर वे उसे पकड़ सकते हैं। बॉस को पता चलता है कि यह एक हताश प्रयास है, लेकिन वह हिर्श को इसके साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है, जबकि वह अपनी रिपोर्ट से एक पेपर हवाई जहाज बनाता है। जल्द ही हापना के नकली इलाज को घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी डेल्टा मेडिसिन में शुरू होती है। एक्सल और बाकी टीम सुरक्षा ड्यूटी पर हैं, सोच रहे हैं कि क्या स्किनर व्यक्ति में दिखाई देगा या क्या वह एक हैकर का उपयोग करने की कोशिश करेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। एक्सल का कहना है कि शायद वह इमारत में तोड़ने के लिए भाड़े के सैनिकों की एक टीम को भेजेगा या उसके अंदर एक एजेंट होगा। डेल्टा के अध्यक्ष हिर्श को यह बताने के लिए अपनी सुरक्षा के प्रमुख को लाते हैं कि उन्होंने सब कुछ चेक किया है और यह सुनिश्चित किया है कि इमारत में कोई जाल या कीड़े नहीं हैं। सुरक्षा प्रमुख कहते हैं कि उनके लोगों ने उनकी पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से जांच की है, इसलिए उनमें से कोई भी जासूस भी नहीं हो सकता है। एक्सल उत्सुक है कि स्किनर एक हैकर को काम पर रखने के मामले में क्या होता है और पाता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, और हिर्श उसे बताता है कि इसे रोकना जेलिना का काम है। जल्द ही टीम सुरक्षा कक्ष में इकट्ठा हो जाती है, जहां एलेना उन्हें डेल्टा कंपनी के 2 प्रकार के नेटवर्क के बारे में बताती है। उनमें से एक मुख्य नेटवर्क है जो गोपनीय जानकारी को संभालता है और दूसरा मूल नेटवर्क है जो नियमित डेटा साझाकरण कार्य करता है। वह कहती है कि कोर नेटवर्क शारीरिक रूप से बाहर के हमलों से पूरी तरह से अलग हो गया है, इसलिए हैकर्स अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वे इमारत के अंदर अपने स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं और उन्हें पुराने स्कूल जाने की आवश्यकता है अगर उन्हें एक दूसरे को कॉल करना है। एक्सल भी एलेना के व्याख्यान पर ध्यान नहीं देता है और पृष्ठभूमि में खींचता रहता है, लेकिन वह कहती है कि चूंकि उन्होंने सुरक्षा को बहुत तंग किया है, इसलिए कोई भी अच्छा हैकर इसे एक चुनौती के रूप में ले जाएगा और कोर नेटवर्क में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। वह खुलासा करती है कि उसने हैकर में लुभाने के लिए बुनियादी नेटवर्क के बचाव को कमजोर बना दिया है और एक बार हैकर अंदर आने के बाद वह उन्हें पकड़ लेगी। जल्द ही मेहमान आना शुरू कर देते हैं और उन सभी को इमारत में प्रवेश करने से पहले एक सख्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। डॉग और हिर्श स्थिति पर भी नजर रखते हैं
और फिर वे एक मोटे आदमी को सुरक्षा परीक्षण को लड़ते हुए देखते हैं क्योंकि वह अपने गेमिंग कंसोल को जमा करना भूल गया था। डॉग को उसके बारे में संदेह होता है और हिश से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वह कहती है कि उस आदमी को पैट्रिक कहा जाता है और वह मेट में एक एसोसिएट प्रोफेसर है और स्किनर के एक सहयोगी ने कॉलेज में होने पर उसका उल्लेख किया था। इससे डॉग को यकीन है कि कुछ गलत है और वह पैट्रिक पर करीब से नजर रखने का फैसला करता है और उसकी सीट पर उसका पीछा करता है। इस बीच डेल्टा मेडिसिन के अध्यक्ष भी स्किनर के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब बैठक शुरू होती है, वह गर्व से हाँफना के लिए नकली एंटीडोट का परिचय देता है और उसकी टीम यह बताना शुरू कर देती है कि यह कैसे काम करता है। लेकिन कुछ लोग यह सुनकर घबरा जाते हैं। पेट में दर्द के कारण एक आदमी वॉशरूम के लिए निकलता है और डॉग गार्ड को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी एलेना को अपने द्वारा सेट किए गए जाल पर एक हिट मिल जाता है और वह तुरंत हैकर के स्थान को आर्कटिक में ट्रैक करती है। वह उसके बारे में अधिक खोजने की कोशिश करती है लेकिन पाता है कि उसने चतुराई से इसे सभी से छिपाया है। तभी लाइट्स कॉन्फ्रेंस रूम में बाहर जाती है और एलेना को पता चलता है कि हैकर ने बाहर से इमारत को लक्षित नहीं किया है लेकिन अंदर से। वह सभी को हैकर को जल्दी से खोजने के लिए कहती है और बिजली भी वापस लाती है। एक्सल तुरंत उस आदमी के बाद जाता है जो शौचालय में गया था, लेकिन गरीब बूढ़े आदमी वास्तव में शौचालय में एक लॉक छोड़ रहा था। इस बीच लेलैंड और गार्ड बिजली नियंत्रण कक्ष की जांच करते हैं और उन्हें वहां भी कोई समस्या नहीं होती है। यह सभी को भ्रमित करता है लेकिन फिर अचानक एक आदमी सम्मेलन कक्ष में मंच की ओर भागना शुरू कर देता है। वह उस मामले को तोड़ता है जिसमें नकली इलाज प्रदर्शित किया जा रहा है और इसके साथ खुद को इंजेक्ट करता है, हंसते हुए कि अब वह मरने वाला नहीं है। गार्ड उससे निपटते हैं और उसे गिरफ्तार करते हैं लेकिन आदमी उन्हें बताता है कि वह परवाह नहीं करता है क्योंकि अब डेल्टा दवाएं इलाज का एकाधिकार नहीं कर सकती हैं। डॉग ने अपने बुलबुले को यह बताते हुए फोड़ दिया कि दवा सिर्फ हरे भोजन के रंग के साथ खारा समाधान थी और फिर उसके हैरान चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है। यह पता चला है कि हैकर एक प्लस आकार की लड़की है जो एक आरामदायक कमरे में बैठी है। वह सब बाहर जाती है और एस्केलेटर, दरवाजे और यहां तक कि नल नियंत्रण से बाहर जाती है। एलेना जल्दी से उसे रोकने के लिए सिस्टम को फिर से शुरू करती है और हैकर अब उसे पिटाई करने के बारे में और भी अधिक उत्साहित हो जाता है। वह एसी को हैक करके नियंत्रण कक्ष में तापमान बढ़ाती है और जब श्रमिक बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो वह सिस्टम के अंदर आगे बढ़ जाती है। हैकर कोर नेटवर्क में आता है और एलेना को पता चलता है कि उन पर 50 अलग अलग बिंदुओं से हमला किया जा रहा है। उसे तुरंत पता चलता है कि यह गार्ड के समान नंबर है और निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें अपने वॉकी टॉकीज के माध्यम से हैक किया जा रहा है। एक्सल इसके बारे में सुरक्षा के प्रमुख का सामना करता है और वह जवाब देता है कि वॉकी टॉकी के निर्माता ने हाल ही में कुछ त्रुटि के कारण पिछले बैच को याद किया और इसके बजाय उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ नए भेजे। एलेना का सिद्धांत सत्यापित है लेकिन वह अभी भी नहीं जानती है कि हैकर को कैसे रोकना है। लेकिन फिर वह अपने गुप्त हथियार का उपयोग करने का फैसला करती है। वह कोर नेटवर्क की रक्षा करना बंद कर देती है और हैकर को चोरी करने के लिए एक नकली एंटीडोट फार्मूला का खुलासा करती है। हालांकि सूत्र में एक वायरस होता है जो उसे बताता है कि हैकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्थित है और उन पर हमला करने के लिए उच्च बैंडविड्थ का उपयोग कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में छापा मारने के लिए हिर्श तुरंत अपने संपर्कों का उपयोग करता है लेकिन यह पूरी तरह से खाली है क्योंकि यह आधी रात है और हैकर वास्तव में एक वैन में यात्रा कर रहा है। वह अपने मिशन में सफल होने के बाद पहाड़ों पर जाती है और क्योर फार्मूला फाइल खोलती है लेकिन वायरस पूरी तरह से अपने लैपटॉप पर ले जाता है, इसलिए वह उसे खोदने का फैसला करती है। एक बार जब वह ऐसा करती है तो अलीना उसे ट्रैक नहीं कर सकती है और वह आशा खो देती है। सौभाग्य से बिल्डिंग सिस्टम उस वजह से सामान्य हो जाता है। एलेना उदास है क्योंकि वह एक हैकर के खिलाफ हार गई लेकिन फिर उसे उसी हैकर से एक कॉल प्राप्त होती है जो पॉपकॉर्न विजार्ड बन जाता है, तीसरा पौराणिक हैकर जो उसके समान स्तर पर है। एलेना ने नर्वस रूप से कॉल को उठाया और पॉपकॉर्न विजार्ड उसे लगभग बस्ट करने के लिए उसे प्रमुख प्रॉप्स देता है। वह उसे अगली बार बेहतर प्रयास करने और कॉल में कटौती करने के लिए कहती है लेकिन यह एलेना को आगे बढ़ने के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए देता है। अगले दिन डॉग एक पुरानी पत्रिका के साथ अपने आधार पर आता है और क्रिस पूछता है कि क्या उसने इसे अपने दादा के स्टैश में पाया क्योंकि कोई भी अब कागज का उपयोग नहीं करता है। डॉग उसे बताता है कि यह 15 साल पहले की एक आध्यात्मिक पत्रिका है और यह MIT के एक शोधकर्ता के बारे में बात करता है जो एक कम्युनियन का दौरा करता है। वह शोधकर्ता कोई और नहीं बल्कि एक युवा स्किनर है और हर कोई उसे देखकर आश्चर्यचकित है। हिर्श पत्रिका को उठाता है और पढ़ता है कि स्किनर एक युवा और अथक शोधकर्ता कम्युनियन के आदर्शों से बहुत प्रभावित था। वह पढ़ने के बाद पत्रिका को छोड़ देती है और एक्सल पूछती है कि क्या यह किसी प्रकार का सुराग है। डॉग बताते हैं कि स्किनर का दौरा करने वाली भोज अब एक पूर्ण विकसित धर्म है और इसे टॉवर ऑफ ट्रुथ कहा जाता है। एलेना उस नाम को सुनकर चौंका लेकिन डॉग को अपनी प्रस्तुति के साथ जारी रखने के लिए कहती है। वह कहता है कि टॉवर ऑफ ट्रुथ एक AI सॉफ्टवेयर की पूजा करता है जो उन्हें लगता है कि पूर्णता हासिल कर लिया है और ईश्वरत्व तक पहुंच गया है। हर कोई सोचता है कि एक AI सॉफ्टवेयर को एक भगवान कहना एक मूर्खतापूर्ण विचार है, लेकिन डॉग ने अपनी रिपोर्ट जारी रखते हुए कहा कि टॉवर ऑफ ट्रुथ के अनुयायी खुशहाल जीवन जीने का दावा करते हैं लेकिन वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग हैं। वह कहते हैं कि उनका आधार स्किनर को छिपाने के लिए सही जगह की तरह दिखता है लेकिन एक्सल ने शर्त लगाई कि वह वहां नहीं होगा।
जवाब में लेलैंड ने शर्त लगाई कि वे बेस पर स्किनर पा सकते हैं, लेकिन हिर्श उन्हें बंद करने के लिए कहता है। वह फिर एलेना से पूछती है कि क्या वह टॉवर के एआई सिस्टम में हैक कर सकती है। एलेना ने मना कर दिया कि नागा बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है, इसलिए वह इसे एक्सेस नहीं कर सकती है। डॉग पूछता है कि नागा क्या है, और वह जवाब देती है कि यह उनके एआई सॉफ्टवेयर का नाम है और वह इसके बारे में जानती है क्योंकि वह टॉवर ऑफ ट्रुथ में पली बढ़ी है। यह सभी के लिए आश्चर्य की बात है, लेकिन तब हिर्श का कहना है कि यदि वे बाहर से सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उन्हें इसकी घुसपैठ करने की आवश्यकता है। एलेना का कहना है कि अगर वह वहां के लोगों को बताती है कि वह घर लौटना चाहती है तो वे खुशी से उसे स्वीकार करेंगे। क्रिस और डॉग उसके अकेले जाने के खिलाफ हैं क्योंकि यह उसके लिए बहुत खतरनाक होगा और वे सुझाव देते हैं कि वह किसी को उसका समर्थन करने के लिए ले जाए। एलेना का कहना है कि टॉवर पर लोगों को वयस्कों पर संदेह होगा, लेकिन अगर यह बच्चे हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वे अपने गार्ड को नीचे जाने देंगे। इसका मतलब है कि लेलैंड को एलेना का साथी होना चाहिए और उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है। उसके तुरंत बाद डॉग और एक्सल समूह को टॉवर के आधार पर ले जाते हैं, लेकिन वे पता लगाने से बचने के लिए एक सुरक्षित दूरी पर रुक जाते हैं। डॉग लेलैंड और एलेना को बताता है कि वे तीनों पास के एक होटल में रहेंगे, उनके संदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उन्हें तुरंत सूचित करने के लिए कहता है कि क्या वे स्किनर को ढूंढते हैं, और यदि वे 70 घंटे के भीतर उनसे नहीं सुनते हैं तो वे एक बचाव मिशन को पूरा करेंगे। एक्सल लेलैंड को उसी के लिए एक भड़क देता है और फिर क्रिस उसे एलेना की देखभाल करने के लिए कहता है। इसके साथ उन दोनों को टॉवर ऑफ ट्रुथ के आधार के अंदर सिर, जहां हर कोई उन्हें घूरता रहता है। एलेना अपना सिर नीचे रखती है क्योंकि वह अभी भी यहां वापस आने के विचार से सहज नहीं है, लेकिन फिर उसका एक पुराना दोस्त उसकी पहचान करता है। हन्ना नाम की लड़की उसके पास दौड़ती है और उसे कसकर गले लगाती है, उसके घर का स्वागत करती है। एलेना ने उसे लेलैंड से मिलवाया और फिर हन्ना उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाता है, जहां कार्ला, एलेना की मां द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। उनके बीच स्पष्ट रूप से बहुत भावनात्मक दूरी है, लेकिन कार्ला उसे गले लगाती है, यह दावा करते हुए कि वह हमेशा जानती थी कि वह वापस आ जाएगी क्योंकि बाहरी दुनिया गंदी और बुराई है। तभी पंथ के नेता बिली, एलेना और लेलैंड का स्वागत करने के लिए वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि यह भगवान नागा का आशीर्वाद होना चाहिए कि वे त्योहार के लिए समय पर लौट आए। बाद में हन्ना लेलैंड और एलेना को डॉन पर ले जाता है, जहां वह अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को जब्त कर लेता है जो इंटरनेट से जुड़े हैं। वह कहती है कि बाहरी दुनिया नकली जानकारी से भरी है जो आसानी से लोगों को गुमराह करती है और उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। वह फिर कहती है कि भगवान नागा यहाँ सभी की रक्षा करेंगे और चाहते हैं कि बाहर के लोग भी उनके ब्रेन वॉशिंग से जागें। रात में लेलैंड जागता है और बाहर जाता है, अपने कंगन का उपयोग करके टीम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उन्हें फोन नहीं कर सकता। एलेना भी वहां आती है और लेलैंड उसे बताता है कि उन्हें टीम के साथ संवाद करने के लिए एक और तरीका खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी जगह जैमर हैं जो उपग्रह कनेक्शन का उपयोग करके भी असंभव बनाते हैं। दूसरी ओर डॉग हिर्श से संपर्क करता है, उसे स्किनर के रूप में एक ही समय में MIT में अध्ययन करने वाले अन्य शोधकर्ताओं के बारे में फाइलों तक पहुंचने के लिए कहता है। वह कहती है कि वह ऐसा करेगी, लेकिन फिर डॉग को चेतावनी देती है कि FBI भी आगे बढ़ रहा है और वे टॉवर ऑफ ट्रूथ के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल समाप्त होने के बाद डॉग बाहर चला जाता है, जहां क्रिस, एलेना और लेलैंड के बारे में चिंतित है, लेकिन एक्सल एक बकवास नहीं देता है और वह इसके बजाय पार्किंग के चारों ओर बोट चला रहा है। पंथ के अंदर वापस लेलैंड ने एलेना से कार्ला नाम की महिला के बारे में पूछा। वह बता सकता है कि वह उसकी मां थी, लेकिन वह जानना चाहती है कि वे इतने अजीब क्यों थे। एलेना का कहना है कि टॉवर में सभी को परिवार माना जाता है और उन्हें उसके लिए किसी भी रक्त संबंधों को भूलना होगा। वह अपनी मां को भी नहीं बुला सकती है, लेकिन कार्ला को परवाह नहीं है क्योंकि वह सोचती है कि उनके AI भगवान हैं। लेलैंड अपने पिता के बारे में पूछता है और एलेना कहती है कि वह अपना नाम भी नहीं जानती है। वह कहती है कि लेलैंड को अब उसे अजीब लगना चाहिए और वह किसी भी उत्तर के बारे में नहीं सोच सकता है जो उसे बेहतर महसूस कराएगा। अगले दिन हन्ना उन्हें पंथ के आसपास की सुविधाओं का दौरा देता है। वह कहती है कि भोजन से लेकर कपड़ों तक के उपकरणों तक सब कुछ यहाँ के लोगों द्वारा खरोंच से बनाया जाता है। इसके अलावा पंथ के अंदर पैसे की कोई अवधारणा नहीं है, इसलिए उन्हें बार्टर सिस्टम पर भरोसा करना होगा और सभी को जरूरत में मदद करना होगा। उसके बाद वे नाश्ता करने जाते हैं, जहां हन्ना ने उत्सुकता से उनसे पूछा कि उन्होंने बाहर की दुनिया में पैसे कमाने के लिए क्या किया। लेलैंड ने उसे बताना शुरू कर दिया कि उसके पास बिल्लियों की तलाश में एक अंशकालिक नौकरी है और वह वहां एलेना से मिला। फिर वह अचानक उन भयानक अनुभवों को याद करना शुरू कर देता है जब से वह टीम लाजर का सदस्य बन गया है, एक लड़की के रूप में ड्रेसिंग के लिए बंधक बनाने से लेकर। तभी बिली नाश्ते से पहले प्रार्थना शुरू करने के लिए वहां आता है और फिर वह सभी को खाना शुरू करने के लिए कहता है। लेलैंड एक अजीब बैंगनी सूप खाने पर हिचकिचाता है जो ईमानदारी से थानोस की क्रीम की तरह दिखता है, लेकिन बिली उसे धक्का देता रहता है और उसे अंत में इसे निगलना पड़ता है। दूसरी ओर एक्सल अभी भी चारों ओर घूम रहा है, जबकि डॉग ने AI सिस्टम नागा के बारे में अधिक जानकारी पाई है कि टॉवर ऑफ ट्रुथ पूजा करता है। वह क्रिस को बताता है कि नागा 15 साल पहले मिट में विकसित एक तंत्रिका नेटवर्क था। क्रिस पूछता है कि एक तंत्रिका नेटवर्क क्या है और वह बताता है कि यह एक AI प्रणाली है जो मानव के मस्तिष्क की गतिविधि पर आधारित है।
वे जिस मानव नागा एआई पर आधारित थे वह स्किनर के अलावा कोई नहीं था और वे परीक्षण रन के दौरान इसके अहंकार और मानव मनोविज्ञान के अन्य हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। डॉग का कहना है कि यह तथ्य उनके मिशन के लिए अप्रासंगिक हो सकता है, लेकिन जो गंभीरता से संबंधित है वह यह है कि एफबीआई भी आगे बढ़ रहा है और उन्हें मामले को हल करने के लिए उनसे अधिक तेज होने की आवश्यकता है। पंथ में वापस लेलैंड और एलेना वफादार विश्वासियों का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें स्किनर के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है तो लेलैंड ने घोषणा की कि यह योजना बी के लिए समय है भी। वह अलीना को बताता है कि उन्हें नागा सिस्टम में हैक करने की जरूरत है और वे कोई भी सुराग पा सकते हैं, लेकिन हन्ना उनकी चर्चा को सुनता है। बाद में रात में लेलैंड और अलीना इमारत के प्रमुख जहां एआई कोर स्थित है और वे इसे अपने कंगन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने बिजली की आपूर्ति को काट दिया, जिससे गार्ड इसे जांचने के लिए बाहर जाते हैं और फिर कोर रूम में घुस जाते हैं। एलेना नागा सिस्टम में प्लग करती है और इसकी मेमोरी फाइलों तक पहुंचती है, लेकिन बस बिली वहां पहुंचती है क्योंकि हान को छीन लिया जाता है। लेलैंड अलीना का हाथ पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पाता है कि वे सभी तरफ से घिरे हुए हैं। बिली ने घोषणा की कि उन दोनों में से दोनों अभी भी अशुद्ध हैं और त्योहार के दिन उन्हें इस दुनिया की गंदगी के प्रतीक के रूप में भगवान नागा के सामने शुद्ध किया जाएगा। इस बीच डॉग को हिर्श से एक फाइल प्राप्त होती है और जानती है कि बिली वास्तव में मिट्टी में एक शोधकर्ता था जो नागा एआई प्रणाली पर काम कर रहा था। उन्होंने मिट से सिस्टम को चुरा लिया और इसे पंथ में लाया, जल्दी से अपने नए भगवान के रूप में स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों पर अपना प्रभाव बढ़ाया और बाहरी दुनिया से संचार को काट दिया। जबकि डॉग और क्रिस आश्चर्य करते हैं कि इस जानकारी के साथ क्या करना है, एक्सल वहां आता है और कहता है कि चूंकि नागा स्किनर की एक प्रति है, शायद वह दुनिया को भी नष्ट करना चाहता है। पंथ में वापस एलेना और लेलैंड को एक जेल सेल में फेंक दिया जाता है। वह उससे पूछता है कि बिली ने पहले उल्लेख किया है कि शुद्धिकरण और पवित्र त्योहार क्या है, और वह जवाब देती है कि उसे त्योहार के बारे में कोई पता नहीं है क्योंकि यह उसके समय में शुरू नहीं हुआ था। हालांकि वह शुद्धिकरण के बारे में जानती है जिसमें लोगों को कहीं ले जाया जाता है और वे कभी नहीं लौटते हैं। वह सोचती है कि वे निर्वासित हैं, लेकिन बस तब हन्ना वहां आती है और उसे बताती है कि पापियों को निर्वासित नहीं किया गया है, लेकिन जिंदा जला दिया गया है। वह उन्हें बताती है कि यह वह है जो वे नियमों को तोड़ने के लायक हैं और दूर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेना उसे रोकती है, यह पूछते हुए कि क्या वह ठीक है कि वह अपने दोस्त को मरने दे। हन्ना अचानक यह कहना शुरू कर देती है कि वह हमेशा उससे ईर्ष्या करती रही है। वह कहती है कि एलेना ने हमेशा वही किया जो वह चाहती थी, जबकि वह यहाँ फंस गई थी, आदेशों का पालन कर रही थी। वह अचानक बाहर चली गई, उस पर गंदे पानी फेंक देती है, यह कहते हुए कि वह उसे अकेला छोड़ देती है। एलेना अपने दोस्त को बताती है कि वे इस बार इस जगह से बच सकते हैं, लेकिन हन्ना उसे बताती है कि वह बाहरी दुनिया में नहीं रह सकती है। एलेना उसे बताती है कि वह भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब वह जानती है कि यह सच्चाई नहीं है। हन्ना ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर लेलैंड उसे बताता है कि उसकी पीठ में एक भड़कना है। वह कहता है कि अगर उसे अपनी स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम उठाने की हिम्मत है तो उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हन्ना उसे जवाब दिए बिना भाग गया। अगले दिन पवित्र त्योहार शुरू होता है और लेलैंड और एलेना को जलाने के लिए दाव से बंधा हुआ है क्योंकि बिली जोर से चिल्लाता है कि पापियों को शुद्ध किया जाएगा। मचान को कम किया जाता है और उन दोनों को गर्मी महसूस करने लगती है। हालांकि हन्ना विश्वास की छलांग लेता है और बीकन का उपयोग करता है, एक लाल धुएं को जारी करता है जो सभी को आश्चर्यचकित करता है। एक्सल लगातार इसके लिए पंथ के आधार पर देख रहा था और वह डॉग और क्रिस को बताता है कि उन्हें तुरंत स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जैसा कि वे आधार की ओर सवारी करते हैं, पंथ घबराहट में लोग सोच रहे थे कि लाल धुआं क्या है। अशिक्षित मोरों को लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान नागा उग्र हैं, लेकिन बिली को पता चलता है कि क्या हो रहा है और वह सभी को मुख्य मंदिर में जल्दी से उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। एक बार जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बिली एक आत्मविनाश बटन दबाता है, मंदिर को बंद कर देता है और इसे आग लगा देता है। अनुयायियों को बताता है कि आज वह दिन है जब वे अपनी आत्मा को अपने भगवान को प्रदान करते हैं। बाहर एक्सल और अन्य पंथ तक पहुंचते हैं और एक ही समय में एफबीआई भी वहां पहुंचता है। वे जल्दी से एलेना और लेलैंड को मचान से नीचे मदद करते हैं, लेकिन एलेना उन्हें अंदर फंसे लोगों के बारे में कुछ करने के लिए कहती है क्योंकि वे मरने वाले हैं। मंदिर के अंदर बिली अभी भी अपने भ्रम से भस्म हो जाता है क्योंकि आग और धुआं कई लोगों को बाहर निकलने का कारण बनता है। वह भगवान नागा से उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है, लेकिन यह दिन के अंत में सिर्फ एक एआई प्रणाली है और यह आग के कारण अपने फ्रेम से गिर जाता है और बिली को कुचल देता है। जल्द ही एफबीआई स्थिति को संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत भेजता है और यहां तक कि हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके आग को बाहर निकालता है। घायल लोगों को एक अस्पताल ले जाया जाता है और एलेना बस देख सकती है क्योंकि वह अपनी मां को एक स्ट्रेचर पर ले जा रही है। पास में हन्ना को भी किया जाता है और लेलैंड उसके पास चला जाता है, उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। सभी को खाली करने के बाद एक्सल मंदिर के अंदर चला जाता है और पाता है कि नागा एआई नष्ट हो गया है। वह पूछता है कि सबके बाद इसका उद्देश्य क्या था और एआई स्किनर की आवाज में जवाब देता है, यह कहते हुए कि इसे भगवान बनने की आज्ञा दी गई थी और उसके लिए इसे मनुष्यों के जीवन में हेरफेर करने की आवश्यकता थी। एक्सल उत्तर से प्रभावित नहीं है, इसलिए वह इसे कबाड़ का एक टुकड़ा कहता है और एआई सिस्टम की मेमोरी यूनिट के साथ दूर चला जाता है और डॉग अपने आधार तक पहुंचते ही इसका विश्लेषण करना शुरू कर देता है।
कुछ दिनों बाद हर कोई अपने आधार की छत पर कुछ बारबेक्यू का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होता है, जबकि क्रिस, लेलैंड और डॉग्स केवर मीट और वेजीज एक्सेल एक डिवाइस पर काम करता है। क्रिस एक ऐसा खेल खेलना शुरू कर देता है जहां वह टीम में सभी की उम्र का अनुमान लगाती है और वह कहती है कि एक्सेल 28 दिखता है जबकि डॉग 40 दिखते हैं, हालांकि वे दोनों 20-3 हैं। लेलैंड अपनी उम्र का अनुमान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे छुपाता है, इसलिए वह अपनी आंटी को सिर्फ उस पर मजाक उड़ाने के लिए बुलाने का फैसला करता है। जब वे वेजीज को स्टैकिंग करते हैं तो एक्सेल ने गैरेज में पाए जाने वाले फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करके बारबेक्यू शुरू करने का फैसला किया, लेकिन ग्रिल को जलाने के बजाय वह इसे उड़ा देता है। वैसे भी वे थोड़ा निराशाजनक दुर्घटना के बारे में भूल जाते हैं और काम पर लौटते हैं। जबकि नागा एआई से मेमोरी चिप का विश्लेषण किया जा रहा है, वे टीवी चालू करते हैं और सभी चैनल एक ही चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि अंटार्कटिका में अंतिम बड़े हिमखंड का पिघलना है। जबकि समूह वास्तव में लुप्त हो रहे आइस कैप और ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित नहीं है, लेलैंड के पास उनके लिए कुछ दिलचस्प है। वह उन्हें स्किनर का एक वीडियो दिखाता है जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया, और भाषण में उन्होंने भविष्यवाणी की कि अंटार्कटिक में बर्फ ठीक 3 वर्षों में पिघल जाएगी। वह पैसे पर मर चुका था क्योंकि जिस दिन उसने भाषण दिया था उसके ठीक 3 साल हैं। यह सुनकर हर कोई हैरान है और लेलैंड का कहना है कि अधिक से अधिक लोग अभी स्किनर के साथ ऑनलाइन साइडिंग कर रहे हैं। डॉग का कहना है कि विश्व युद्ध 3 मेज पर भी है क्योंकि एक बार स्किनर ने इसके बारे में भी भविष्यवाणियां की। क्रिस ने मजाक किया कि शायद मानवता द्वितीय विश्व युद्ध से नष्ट हो जाएगी, इससे पहले कि हापना सभी को मार सकती है, लेकिन लेलैंड को यह मजाकिया नहीं लगता। तभी हिर्श कमरे में प्रवेश करता है और एक बैठक शुरू करता है। वह कहती है कि वे एक वर्ग में वापस आ गए हैं क्योंकि एफबीआई को टॉवर ऑफ ट्रुथ में स्किनर से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि एआई प्रणाली ने अपने मस्तिष्क के बाद किसी भी तरह से उससे जुड़ा नहीं है, इसलिए उनके पास कोई लीड नहीं है। डॉग का कहना है कि उन्हें मूल बातें पर वापस जाना चाहिए और जबकि हर कोई उस पर ध्यान दे रहा है, एक्सेल अभी भी बर्बाद बारबेक्यू खाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी वे अपने उद्देश्यों को खोजने के लिए स्किनर के वीडियो क्लिप को फिर से देखने का फैसला करते हैं। वीडियो में स्किनर ने घोषणा की कि वह यहां मनुष्यों को जीने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके बजाय वह यहां 7वें ट्रम्पेटर के रूप में है। क्रिस वीडियो को रोकता है और पूछता है कि 7वें ट्रम्पेटर क्या है, और हिर्श बताते हैं कि यह नए नियम में रहस्योद्घाटन की पुस्तक से है। पुस्तक के अनुसार भविष्य में जब भगवान मनुष्यों पर गुस्सा हो जाता है तो वह सभी प्रकार की आपदाओं को पृथ्वी पर भेज देगा। एंजल्स मनुष्यों को इसके बारे में चेतावनी देने के लिए अपने सींगों को उड़ा देंगे, और जब 7वें स्वर्गदूत अपने तुरही को उड़ा देते हैं तो निर्णय का दिन शुरू हो जाएगा। अब जब सभी को विद्या पर अद्यतन किया गया है तो क्रिस पूछता है कि पहली से छठे तुरही कब उड़ा दी गई। किसी के पास प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, लेकिन बस विश्लेषण डिवाइस बीप्स है क्योंकि इसने नागा की मेमोरी को संसाधित किया है। डॉग इसकी जांच करने के लिए जाता है, लेकिन फिर वह संदिग्ध हो जाता है क्योंकि वह लेलैंड को कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। जल्द ही वे सभी मेमोरी चिप के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और आश्चर्य करते हैं कि इस पर क्या संख्याएं दिखाई जा रही हैं। डॉग केवल यह बता सकते हैं कि यह आखिरी चीज है जो नागा ने सोचा था, और सभी के अलग अलग सिद्धांत हैं। एक्सेल को लगता है कि यह किसी तरह का फोन नंबर है और वह इसे तुरंत कॉल करने की कोशिश करता है, जबकि अलीना एक छिपे हुए संदेश को खोजने के लिए उम्मीद में इसे डिकोड करने की कोशिश करती है। डॉग को लगता है कि यह नक्शे पर कुछ निर्देशांक की ओर इशारा कर रहा है और वह सही हो जाता है। मेमोरी चिप पर संख्या दुनिया भर के 4 स्थानों की ओर इशारा करती है, लेकिन वे सभी समुद्र में हैं। जबकि हर कोई आश्चर्य करता है कि इसका क्या मतलब है, हिर्श को पता चलता है कि ये सभी स्थान एक बार द्वीप थे और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण उन्हें डूबने की भविष्यवाणी की गई थी। एलेना उस ऑनलाइन पर कुछ शोध करती है और पाता है कि स्किनर ने डूबने से पहले इन सभी द्वीपों को खरीदा था। हर कोई आश्चर्य करता है कि वह इतनी लंबाई में क्यों जाएगा और नगा इस बारे में क्यों सोचेंगे, लेकिन एक्सेल का कहना है कि उन्हें स्किनर की योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानों को देखना चाहिए। हिर्श को तुरंत अपने बॉस से टीम को 4 स्थानों पर भेजने की अनुमति मिलती है क्योंकि यह उनके पास सबसे अच्छा दाव है, और वह सहमत है, लेकिन उसे निजी तौर पर उससे मिलने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद टीम के 4 सदस्य 4 स्थानों पर पहुंचे, जबकि एलेना उनकी देखरेख और समन्वय करने के लिए आधार पर वापस रहे। डॉग फिलीपींस में मनीला के लिए जाता है, जो पूरी तरह से डूब गया है और इसके आसपास के क्षेत्रों को धमकी देने के लिए जल स्तर काफी बढ़ रहा है। एक बार जब वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पानी ने सड़क को कवर किया है और फिर पैदल ही बाहर निकलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नशेड़ी के साथ सौदे करते हैं, तो वह अपनी कार को खोदता है। दूसरी तरफ एक्सेल मालदीव में है, जो लगभग डूब गया है। सौभाग्य से वह जल्दी से एक नाविक पाता है जो उसे नक्शे पर बिंदु पर ले जाने के लिए सहमत होता है। आधार पर वापस एलेना उन सभी स्नैक्स को इकट्ठा करती है जो वह पा सकती है, क्योंकि वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आराम करें और वह एक ब्रेक भी ले सकता है। इस बीच लेलैंड जापान में इशिगाकी द्वीप पर पहुंच गया है, जहां वह पर्यटन बोर्ड में श्रमिकों को उत्सुकता से संकेत देता है कि वह अपने लिए एक नाव किराए पर लेना चाहता है। हालांकि कार्यकर्ता बताते हैं कि उसे नाव को किराए पर लेने के लिए न्यूनतम 10 मेहमानों की आवश्यकता है, लेकिन आसपास कोई नहीं है, इसलिए वह सिर्फ महिला को मासूमियत से भीख मांगता है। उसी समय क्रिस फिजी में पूर्ण पार्टी मोड में है और वह भीख मांगने या उधार लेने के बजाय एक इलेक्ट्रिक बोट खरीदती है।
एलेना अपने दृश्य देखती है क्योंकि वे अपने पदों पर जाते हैं और हर कोई रिपोर्ट करता है कि वे सटीक निर्देशांक तक लगभग 10 मिनट तक पहुंचेंगे। लेकिन क्रिस पहले ही अपनी बात पर पहुंच चुका है, इसलिए वह स्कूबा डाइविंग जाने का फैसला करती है। हालांकि एक और हाई स्पीड बोट पास में से गुजरता है, जिससे वह अपना संतुलन खो देती है और वह सोचती है कि उनका सौदा क्या है। जल्द ही अन्य भी अपने स्थान पर पहुंचते हैं और पहली नजर में कुछ खास नहीं पाते हैं। लेलैंड अचानक पूछता है कि क्या स्किनर को खोजने के बाद टीम लाजर को भंग कर दिया जाएगा। डॉग ने कहा कि एक बार जब उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है तो उन्हें एक साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और लेलैंड ने जवाब दिया कि यह एक कचरे की तरह लगता है। उसके बाद वे सभी समुद्र में गोता लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। क्रिस का कहना है कि जब से उसने एक स्पष्ट समुद्र और नीले आकाश को देखा है तब से यह बहुत लंबा हो गया है, और अन्य उसके साथ सहमत हैं क्योंकि शहर बहुत प्रदूषित है और आसमान हमेशा ग्रे होता है। वह सोचती है कि क्या स्किनर चाहते थे कि वे यह देखना चाहते हैं कि कैसे जगह बिना मनुष्यों को बर्बाद कर रहे हैं। वह एक दार्शनिक में बदल जाती है क्योंकि वह पानी पर तैरती है और रोने लगती है, यह सोचकर कि मनुष्य जल्द ही मरने वाले हैं लेकिन दुनिया बनी रहेगी। दूसरी तरफ एक्सल कुछ भी पाए बिना भी समुद्र से बाहर आता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि उसके नाविक को उसके चेहरे पर एक ताजा चोट है। वह उससे इसके बारे में पूछता है और नाविक जवाब देता है कि एक उड़ने वाली मछली ने उसे मारा। एक्सल पूछता है कि क्या यह दर्द होता है, और आदमी जवाब देता है कि जब से वह पैदा हुआ था तब से वह बीमारियों और दर्द के लिए प्रतिरक्षा है। एक्सल पूछता है कि क्या उसने कभी हाँफना लिया है, और नाविक उसे बताता है कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन हिस्सों के आसपास के लोग स्वाभाविक रूप से दर्द के लिए प्रतिरक्षा करते हैं। एक्सल तुरंत टीम को इस बारे में सूचित करता है और नाविक उत्सुकता से बताता है कि जब वह छोटा था तो स्किनर अपने द्वीप पर आया था। उन्होंने द्वीप खरीदा और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए पैसे दिए और उन्होंने खुशी से इसे लिया। डॉग तुरंत अलीना को अन्य द्वीपों के नकदी प्रवाह की जांच करने का आदेश देता है। उसे जल्द ही पता चला कि स्किनर 15 साल पहले कुछ डीएनए नमूने लेने के लिए द्वीप पर आया था और उसने अन्य 3 द्वीपों पर भी ऐसा ही किया। डॉग का कहना है कि डीएनए निस्संदेह हापना के विकास से जुड़ा हुआ है और पूछता है कि उन पर शोध कहाँ किया गया था। एलेना का कहना है कि यह हैगिस रिसर्च सेंटर में किया गया था, लेकिन अब यह बंद हो गया है। वह उस समय वहां काम करने वाले शोधकर्ताओं का विवरण खोजने का फैसला करती है। इस बीच एक्सल और लेलैंड ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वे स्किनर के नक्शेकदम पर कैसे चल रहे हैं, और शायद वह चाहते थे कि वे दुनिया को देख सकें जैसे उन्होंने किया था ताकि वे भी उसी तरह महसूस कर सकें। डॉग वास्तव में ऐसा विश्वास नहीं करता है, लेकिन वह जानता है कि स्किनर ने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा है। उसी समय हिर्श अपने मालिक के साथ एक कला संग्रहालय का दौरा कर रहा है, जो कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करना चाहता है। वह पहले उससे माफी मांगता है क्योंकि वह सोच सकती है कि वह स्किनर के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग मिशन पर रखने के लिए कर रही है। हालांकि हिर्श उसे बताता है कि वह ऐसा महसूस नहीं करती है और वह स्किनर को खोजना चाहती है, चाहे कोई भी हो। उसके बॉस ने उसे बताया कि संघीय एजेंसियों ने एक्सल में देखना शुरू कर दिया है क्योंकि तकनीकी रूप से वह अभी भी एक बच गया कैदी है, और हिर्श उसे एक्सल की रक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकता है उसे करने के लिए कहता है क्योंकि वह इस मिशन के लिए आवश्यक है। जल्द ही वे लाजर के पुनरुत्थान के नाम से एक पेंटिंग तक पहुंचते हैं और बॉस ने हिर्श से मुख्य प्रश्न पूछा। वह जानना चाहता है कि क्या वह सोचती है कि स्किनर ने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया या उसे बुराई करने के लिए कुछ हुआ, लेकिन वह इससे सहमत नहीं है। वह कहती है कि स्किनर अभी भी वही आदमी है जिसे वह हमेशा जानती थी। वह कहती है कि वह हमेशा बहुत ईमानदार थी और यहाँ तक कि अभी वह पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है। वह मानती है कि वह भी ढूंढना चाहती है क्योंकि उसने मानवता में आशा नहीं खोई है और उसके मालिक को उम्मीद है कि वह सही है। आधार पर वापस एलेना को आखिरकार स्किनर के रूप में एक ही समय में अनुसंधान स्टेशन पर काम करने वाले शोधकर्ताओं की एक सूची मिलती है, और वह सूची में हर्ष का नाम देखकर हैरान है। इस बीच यह क्रिस के स्थान पर पहले से ही रात है, और जैसे ही वह अपने मिशन से लौटती है वह पास के कुछ लोगों को स्पॉट करती है। वह उन्हें कोई दिमाग नहीं देती है, लेकिन फिर समलैंगिक बाल कटवाने वाली एक लड़की उसके ठीक सामने चलती है और वह डर में जमा जाती है। वह जितनी जल्दी हो सके दूर चलने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसे रोकती है और अपने चेहरे पर एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ अपने एलेक्जेंड्रा को बुलाती है, जो जल्दी से एक मतलब मुस्कुराहट में बदल जाती है। जल्द ही बाकी टीम बेस पर इकट्ठा हो जाती है। लेलैंड अपने मिशन से लौटने वाला आखिरी व्यक्ति है और वह वास्तव में यह देखकर आश्चर्यचकित है कि कमरे का मूड कितना उदास है। वह पूछता है कि क्रिस कहाँ है, और इससे पहले कि हिर्श उन्हें कुछ महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बताना शुरू कर सकते हैं, डॉग उसे बाधित करता है क्योंकि उसके पास कुछ और महत्वपूर्ण है जिसे वह चर्चा करना चाहता है। वह हिर्श को बताता है कि उन्होंने पाया कि स्किनर ने हगिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हापना विकसित की, और जब उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि एक ही समय में और कौन काम करता है तो उन्होंने उसका नाम पाया। लेलैंड यह देखकर आश्चर्यचकित है, लेकिन एक्सल ने ऐसा काम किया जैसे उसे संदेह था कि हिर्श और स्किनर सभी के साथ दोस्त थे। डॉग हिर्श से पूछता है कि क्या उसके पास एक अच्छा कारण है कि उसने इसे उनसे गुप्त क्यों रखा। वह कहती है कि वह जानती है कि कोई व्यक्ति जल्द या बाद में उसके अतीत के बारे में पता लगाएगा। वह बताती हैं कि न केवल वह एक ही शोध संस्थान में काम कर रही थी, वह स्किनर के नेतृत्व वाली टीम का एक हिस्सा थी जिसने हापना को विकसित किया था। हालांकि चमत्कार की दवा पूरी होने से कुछ समय पहले स्किनर बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया और उसने किसी को भी अलविदा नहीं कहा।
उस घटना ने उसे तबाह कर दिया और हापना पूरा होने के कुछ समय बाद ही उसने अनुसंधान संस्थान छोड़ दिया। और 3 साल बाद जब स्किनर फिर से प्रकट हुआ तो वह मानवता के अंत की खबर को अपने साथ ले आया। डॉग तब उससे पूछता है कि वह वास्तव में अभी के लिए काम कर रही है और हिर्श का कहना है कि वह अब एनएसए के तहत काम करती है और उसे इस टास्क फोर्स का नेतृत्व करने के लिए चुना गया क्योंकि वह स्किनर को कितनी अच्छी तरह से जानती है। एक्सल को पता चलता है कि वे सुपर हीरो नहीं हैं, लेकिन जब चीजें गलत हो जाती हैं तो सिर्फ बली का बकरा की एक टीम है और लेलैंड का कहना है कि उन्हें वह नहीं मिलता है जो वे बात कर रहे हैं और शायद उन्हें आश्चर्य होना चाहिए कि क्रिस कहाँ है। पता चला क्रिस को आर्कटिक में एक परित्यक्त तेल रिग पर कब्जा कर लिया गया है। जैसा कि वह एक कुर्सी से बंधी हुई है और अपनी स्थिति के बारे में सोचती है, एक रूसी डकैत कमरे में प्रवेश करता है और उसे एक गद्दार कहते हुए उसके बाहर गंदगी को स्मैक करना शुरू कर देता है। तभी टॉमबॉय मम्मी इनका वहां पहुंचती है और उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह अपनी टीम से भागने के लिए क्रिस को अपने हाथों से मारने की योजना बना रही है। सौभाग्य से टीम कंगन के माध्यम से अपने स्थान को ट्रैक कर सकती है और वे जानते हैं कि वह एक परित्यक्त तेल रिग में है। लेलैंड पूछता है कि क्रिस वहां क्यों जाएंगे और हिर्श का कहना है कि तेल रिग सबसे अधिक संभावना रूसी खुफिया एजेंसी का एक आधार है और क्रिस को रूसी विशेष बलों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यह सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन हिर्श के पास क्रिस के बारे में अधिक चौंकाने वाली खबर है। वह खुलासा करती है कि क्रिस एक बार एक रूसी एजेंट भी था, लेकिन उसने टीम लाजर में शामिल हो गए। उसने अपना नाम बदल दिया और यहां तक कि उसकी उपस्थिति को बदलने के लिए प्लास्टिक की सर्जरी भी की, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि वह जोखिम ले रही थी और हिर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उसका कंगन 3 दिनों में उसे मारता है यदि वह उनके साथ संपर्क खो देता है। इस बीच इनका क्रिस के चेहरे की जांच करता है और उसे बताता है कि उसे कितनी भी सर्जरी मिलती है वह हमेशा अपनी जिद्दी आंखों को पहचान लेगी। वह इस बारे में बात करती है कि जब उसने 3 साल पहले एक हवाई अड्डे की दुर्घटना में क्रिस की मृत्यु को सुना तो वह कितनी हैरान थी। हालांकि चूंकि उसका शरीर कभी नहीं मिला था, इनका का मानना था कि वह वास्तव में बच गई थी और वह उसे फिर से खोजने का मौका इंतजार कर रही थी। वह फिर क्रिस को बताती है कि वह उसे तब तक पीड़ित करेगी जब तक वह एक धीमी गति से मर नहीं जाती और मौत को तड़पती नहीं है और कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि वह एक गद्दार है। इनका अधिक गलत नहीं हो सकता है क्योंकि एक्सल तुरंत उसे बचाने के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। हिर्श ने उसे चेतावनी देने के बावजूद कि रूसी विशेष बलों का सामना करना एक आत्मघाती मिशन है। यहां तक कि जब वह यह तर्क देने की कोशिश करती है कि क्रिस शायद रूसियों के पास वापस चला गया हो तो एक्सल उसे विश्वास करने से इनकार कर देता है और तुरंत बाहर निकल जाता है। बाकी टीम भी उसका पीछा करती है और डॉग हिर्श को बताता है कि अगर उसे योजना पसंद नहीं है तो वह उन सभी को मारने के लिए कंगन का उपयोग कर सकती है। दूसरी ओर क्रिस इनका को बताता है कि उसे स्किनर के बारे में कोई सुराग नहीं है क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी टीम भी उसे खोज रही है। इनका उसे विश्वास नहीं करता है, लेकिन तब उसका अधीनस्थ उसे बाहर खींचता है और कहता है कि उन्हें मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। इनका ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी व्यक्तिगत समस्या है और यह जिम ब्रो को बाहर निकालता है जो क्रिस पर अपना गुस्सा निकालता है। इस बीच एक्सल और अन्य नॉर्वे तक पहुंचते हैं, लेकिन वे कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पा सकते हैं जो उन्हें क्रिस के पास ले जाएगी। वे घबरा जाते हैं क्योंकि भयानक मौसम के कारण सड़कें भी बंद हो जाती हैं और क्रिस गायब होने के बाद से लगभग 2 दिन बीत चुके हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास उसे बचाने के लिए लंबे समय तक नहीं है। जैसा कि उन्हें आश्चर्य है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अचानक हिर्श से एक कॉल मिलती है जो उन्हें हवाई अड्डे पर इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि यूरोपीय संघ की सेना उन्हें एक हेलीकॉप्टर द्वारा स्थान पर ले जाएगी। उसने नॉर्वे सरकार के साथ भी बात की है और एक जगह की व्यवस्था की है जहां से एलेना सुरक्षित रूप से काम कर सकती है। वह फिर कहती है कि यह बचाव मिशन रिकॉर्ड से दूर है, लेकिन वह क्रिस को खोना नहीं चाहती है। जल्द ही हेलीकॉप्टर उन्हें तेल रिग के पास एक शोध स्टेशन पर ले जाता है और एलेना ने शोधकर्ताओं की मदद से वहां अपना कार्यालय स्थापित किया। इस बीच एक्सल और अन्य लोग तेल रिग में एक जहाज लेते हैं। वे जल्द ही स्थान पर पहुंचते हैं और तैरती बर्फ के एक हिस्से के रूप में प्रच्छन्न एक जहाज में छिप जाते हैं। रिग के अंदर बड़ा आदमी क्रिस से गंदगी को पिटाई करता रहता है, लेकिन वह उसे ताना मारती है, यह कहते हुए कि उसके जैसा बीटा पुरुष केवल एक ज्वार महिला को हरा सकता है। वह इस पर उग्र हो जाता है और क्रिस को बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कहती है, वह उसे खोल नहीं देगी और वह उसे आगे कहती है, यह कहते हुए कि वह अपने डंबास चेहरे से अधिक चालाक है। बाहर लेलैंड ने रिग को स्काउट करने के लिए अपने सीगल के आकार का ड्रोन भेजा और 6 रूसी सैनिकों को खड़े होने वाले गार्ड पाता है। एक्सल पानी में गोता लगाता है और एलेना के निर्देशों के बाद एक अनियंत्रित उद्घाटन के माध्यम से रिग में प्रवेश करता है और फिर डॉग रूसी एजेंटों को विचलित करते हुए रिग की ओर बड़े जहाज को चलाता है। जैसा कि इनका अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाज से निपटने के लिए निकलता है, एक्सल कंट्रोल रूम में घुस जाता है और एलेना को व्यक्तिगत नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपने कंगन का उपयोग करता है। दूसरी ओर बड़े आदमी ने क्रिस को सताते हुए काफी हद तक पर्याप्त था और वह उसे मारने का फैसला करता है, भले ही इसका मतलब है कि इनका के आदेशों के खिलाफ जाना। लेकिन फिर अचानक इनका अपनी दिशा में दुष्ट जहाज से निपटने के लिए सभी को बोर्ड पर बुलाता है। वह सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि वह कुतिया से निपटने और बाद में उनसे जुड़ने जा रहा है। उसी समय एक्सल एलेना को नेटवर्क की पहुंच प्रदान करने का प्रबंधन करता है और वह अपने जादू को काम करना शुरू कर देती है। अनुसंधान स्टेशन पर लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उसके तुरंत बाद विशाल जहाज तेल रिग में टकराता है और विस्फोट करता है। सभी को अपने पैरों से हिलाते हैं।
मांसपेशियों के सिर वाले कमीने भी इससे विचलित होते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस उस पर हमला करता है। वह इस पर और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और उसे दीवार में पटकने की कोशिश करता है। उद्धरण चिन्ह। वह उस कमरे से बाहर निकलती है और एलेना उसे स्पॉट करती है। वह तुरंत एक्सल को अपने स्थान के बारे में सचेत करती है और वह अपने पार्कर कौशल का उपयोग जल्दी से उस तक पहुंचने के लिए करती है। लेकिन तब क्रिस ने अपने रास्ते में कुछ गार्डों की वजह से अपनी दिशा बदल दी। इस बीच एलेना रिग पर क्रेन का नियंत्रण लेती है और इसका उपयोग रूसी एजेंटों को समुद्र में कोड़ा मारने के लिए करती है। उसी समय एक्सल लेलैंड के साथ आगे बढ़ता है जो उसे अपने ड्रोन के साथ समर्थन देता है। एक्सल जल्दी से नीचे कोने के चारों ओर 2 सैनिकों को ले जाने का प्रबंधन करता है और फिर डॉग भी अपनी नाव से दुश्मनों को छीनकर उसका समर्थन करता है। एक आदमी डॉग की शूटिंग की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी नाव का अनुसरण करता है उसका ध्यान अचानक खराब छिपी हुई नाव पर जाता है जहां लेलैंड छिपा हुआ है। इस बीच बड़ा आदमी एक्सल को अपने कुछ सैनिकों से लड़ता है, इसलिए वह उसे घात लगाने के लिए कोने के चारों ओर इंतजार करता है। वह एक धातु के पाइप के साथ सिर में एक्सल पर हमला करता है, उसे नीचे गिरा देता है और फिर उस पर अपनी बंदूक को इंगित करता है। तभी एक और सैनिक पीछे से आता है, दोनों तरफ से एक्सल को कॉर्नरिंग करता है, लेकिन लेलैंड ने अपने सीगल ड्रोन को सिपाही में गिरा दिया, उसे बाहर खटखटाया। यह मांसपेशियों को विचलित करने के लिए पर्याप्त है और एक्सल उसे निरस्त करने का प्रबंधन करता है। हालांकि फिर भी वह उसके खिलाफ एक मुट्ठी में संघर्ष करता है और इमारत से बाहर फेंक देता है। उसी समय कुछ सैनिकों ने नाव को गोली मार दी। लेलैंड में छिपा हुआ है, इसे आग लगा दिया। नाव के विस्फोट से ठीक पहले लेलैंड कूदता है और डॉग तुरंत उसे बचाने के लिए जाता है। इस बीच एलेना ने एक्सल को बचाया, इससे पहले कि वह समुद्र में गिर सके और लड़ाई जारी रखने के लिए उसे रिग में वापस भेज देता है। जैसा कि वह कुछ दुश्मन सैनिकों को एक चोरी की बंदूक के साथ नीचे ले जाता है, वह अचानक क्रिस में भाग जाता है जो उसे देखता है जैसे ही वह गिर जाता है। एक्सल उसे बताता है कि हर कोई उसे घर ले जाने के लिए यहाँ है और क्रिस उसे बताता है कि उन्हें नहीं आना चाहिए क्योंकि वह बचाने के लायक नहीं है। एक्सल जवाब देता है कि वह अपने अतीत की परवाह नहीं करता है और वह उस व्यक्ति के लिए यहाँ है जो वह अब है। वह उसे इमारत के माध्यम से ले जाता है, लेकिन फिर रास्ते में कुछ गार्डों को स्पॉट करता है, इसलिए वह उसे वापस रहने के लिए कहता है जबकि वह उनके साथ व्यवहार करता है। हालांकि एक्सल के जाने के क्षण बाद इनका वहां आता है और क्रिस पर एक बंदूक इशारा करता है, यह कहते हुए कि वह पिछले 3 वर्षों से उसे मारने का सपना देख रही है। क्रिस ने लड़ाई को छोड़ दिया है और वह उसे गोली मारने के लिए कहती है क्योंकि वह उस महिला के हाथों मरने पर गर्व करेगी जिसे वह प्यार करती थी। इनका का संकल्प यह सुनकर उसके मूल में हिल गया है और फिर क्रिस उसे बताता है कि उसने अपना नाम और उसका चेहरा बदल दिया, लेकिन वह अपना दिल नहीं बदल सकी और जिस क्षण उसने उसे देखा वह जम गई। इनका भावुक हो जाता है क्योंकि उनके बीच भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है और क्रिस से पूछता है कि वह 3 साल पहले क्यों भाग गई थी। क्रिस उसे बताता है कि वह वास्तव में दुर्घटना में फंस गया था और उसके विटाल रुक गए। डॉक्टरों ने उसका नाम पीड़ित की सूची में रखा, लेकिन फिर अचानक उसका दिल फिर से धड़कने लगा और वह जीवित हो गई। उसने सोचा कि अगर वह इस तथ्य का इस्तेमाल करती है कि वह मृत पंजीकृत थी तो वह संगठन से बच सकती है और एक सामान्य जीवन जी सकती है। इनका पूछता है कि नरक ने उसे क्यों नहीं बताया और क्रिस ने जवाब दिया कि अगर संगठन को इस बारे में पता चला तो वे दोनों को मार डालेंगे। इनका अब पूरी तरह से झड़ गया है और वह उस समय के बारे में सोचती है जब क्रिस उसे उसके साथ भागने के लिए कहता था। जबकि उन दोनों के पास एक पल है, मटर दिमाग वाले कमीने वहां पहुंचते हैं और उन्हें अधिनियम में स्पॉट करते हैं। जैसे ही दोनों लड़कियां हाथ पकड़ती हैं, वह अचानक उनके पास दौड़ती है, यह कहते हुए कि सभी गद्दार मौत के लायक हैं। वह तुरंत आग खोलता है, क्रिस पर नहीं बल्कि इनकाह पर पहले। हालांकि इससे पहले कि वह क्रिस के लिए कुछ भी कर सकता है, एक्सल वहां पहुंचता है और उसे गोलियों से छुड़ाता है। तभी एलेना विस्फोटों के कारण तेल रिग के नेटवर्क से कनेक्शन खो देती है और वह एक्सल को तुरंत खाली करने के लिए कहती है। हालांकि वह क्रिस को घूरता रहता है जो इनका को पालता है क्योंकि वह अपनी बाहों में मर जाती है। वह अपनी पूर्व प्रेमिका को मरते हुए देखकर मानसिक रूप से टूट जाती है, लेकिन आग उन्हें जल्दी से आ रही है, इसलिए एक्सल उसे पकड़ लेता है और पानी में कूद जाता है। गिरते मलबे उन्हें नीचे धकेलते हैं और जब डॉग और लेलैंड नाव के साथ अपने स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। हालांकि एक्सल एक मिसाइल को उनकी ओर गिरते हुए देखता है और वह इसे जल्दी से सतह पर जाने के लिए सक्रिय करता है। इसके साथ बचाव मिशन एक सफलता है और हर कोई घर जाता है, लेकिन क्रिस ने उसकी आंखों में उदासीनता और दर्द के साथ जलते हुए तेल रिग को घूरते रहते हैं। कुछ दिनों बाद क्रिस्टीन लाजर के आधार पर अपने कमरे में जागता है जिसमें एलेना उसके बगल में बैठी थी। क्रिस अभी भी उन सभी गधे से उबर रहा है जो उसे गिरफ्तार होने पर मिला था, लेकिन उसने उसे बचाने के लिए एलेना को धन्यवाद दिया। वह फिर अपना ध्यान एक चौंकी बिल्ली पर ले जाती है जो हमेशा अपने मुख्यालय के चारों ओर लटकती रही है और कहती है कि भले ही यह किसी को भी गर्म न करे, वे उसे टीम का हिस्सा मान सकते हैं। दूसरी ओर डॉग और एक्सल किराने की खरीदारी के लिए बाहर हैं और जैसे ही एक्सल किराने का सामान के साथ लौटता है, डॉग कार के सभी रिकॉर्डिंग उपकरणों को बंद कर देता है ताकि वे एक निजी चैट कर सकें। एक्सल तुरंत कहता है कि अगर वह उसे डेट पर पूछने जा रहा है तो वह ठुकराने वाला है, लेकिन डॉग उसे बताता है कि उसके पास चर्चा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण है।
वह एक्सेल से पूछता है कि क्या वह सोचता है कि वे वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे जो उन्हें वादा किया गया था अगर वे स्किनर को पकड़ते हैं। एक्सेल जवाब देता है कि यह संभव हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर वे उच्चप के रहस्यों के बारे में बहुत अधिक जानते हैं और यह अधिक संभावना है कि एक बार उनकी नौकरी हो जाने के बाद उन्हें निपटाया जाएगा। डॉग उनसे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाजर को एनएसए से एक अलग इकाई बना दिया ताकि उनके अस्तित्व के सभी रिकॉर्ड को साफ करना आसान हो जाए और वे पहले से ही इस बारे में योजना बना रहे होंगे कि आगे क्या करना है। पता चला वह पैसे पर सही है, क्योंकि वर्तमान में टीम लाजर के भाग्य पर चर्चा करने के लिए पेंटागन में एक बैठक आयोजित की जा रही है। इसके बारे में जानने वाली परिषद का कहना है कि स्किनर को पकड़ने के लिए टीम लाजर का गठन किया गया था, लेकिन न केवल वे अब तक कुछ भी करने में विफल रहे हैं, उन्होंने हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा की हैं। उन्होंने अपने पहले दिन ही एक सार्वजनिक गोलीबारी को उकसाया और फिर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बन गया। एक पंथ परिसर में आग लगी और हाल ही में उन्होंने एक रूसी तेल रिग को जला दिया। उन्हें लगता है कि टीम लाजर एक दायित्व है और उनके पास एक पूर्वी यूरोपीय सैन्य हेलीकॉप्टर के बारे में सबूत हैं जो उन्हें तेल रिग के पास छोड़ते हैं। हिर्श यह देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके बॉस ने टीम की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कहा। परिषद आगे कहती है कि लाजर का एक सदस्य एक पूर्व रूसी जासूस है और वे उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वह अपने देश को जानकारी बेच रही हो सकती है। अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यह कहते हुए कि वे यह भी नहीं जानते हैं कि क्या लाजर स्किनर को खोजने के लिए काम कर रहा है, और इससे पहले कि हिर्श स्थिति की मदद करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, एक और आदमी अपना हाथ उठाता है और कहता है कि उसके पास सच्चाई को प्रकट करने का एक तरीका है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने लाजर के एक सदस्य के साथ संपर्क किया और वह परिषद के सामने गवाही देने के लिए तैयार है जो उनकी टीम ने अब तक की है और वे स्किनर को खोजने से कैसे जुड़े हैं। परिषद उसे गवाह के रूप में लड़के को लाने की अनुमति देती है और यह पता चला है कि लेलैंड गवाह है, जिससे हर्षा ने गेस किया। लेलैंड को परिषद के सामने लाया जाता है, जो पूछताछ के लिए आगे बढ़ने से पहले लाजर के साथ उनके जुड़ाव के बारे में उनसे सवाल करता है। वे पहले उनसे आर्कटिक में अपने नवीनतम मिशन के बारे में पूछते हैं और यह स्किनर को खोजने से कैसे संबंधित था। लेलैंड का कहना है कि मिशन को क्रिस को बचाने के लिए था और इसका स्किनर से कोई लेना देना नहीं था। परिषद को टीम लाजर को नीचे रखने का एक ठोस मौका मिलता है क्योंकि वे कहते हैं कि जिस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण बना है वह सिर्फ एक सदस्य को बचाने के लिए अपने दम पर अभिनय कर रहा था। लेलैंड की पुष्टि करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि क्रिस अपने मिशन के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें स्किनर को पकड़ने के लिए टीम में वापस करने की आवश्यकता थी। परिषद पूछती है कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि यह सिर्फ एक सदस्य को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का कारण था, और लेलैंड ने अभी जवाब दिया, स्किनर खोजना किसी भी संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। अचानक जिस व्यक्ति ने लेलैंड को लाया वह उससे सवाल करना शुरू कर देता है। वह पहले पूछते हैं कि क्या टीम लाजर के सदस्य स्किनर को खोजने के अलावा किसी अन्य परियोजना पर काम कर रहे हैं, और लेलैंड ने जवाब दिया कि वे नहीं हैं। वह आदमी फिर एक्सेल के बारे में उससे पूछता है, क्योंकि वे सभी उसके बारे में जानते हैं कि वह पहले जेल में था, लेकिन वे उसकी रैप शीट के बारे में विवरण नहीं जानते हैं। लेलैंड का कहना है कि वह या तो विवरण नहीं जानता है, लेकिन उसने एक्सेल से सुना है कि उसे जेलों से बाहर निकलने का शौक है और किसी ने उस तथ्य को छिपाने के लिए विवरण मिटा दिया होगा। इसके साथ काउंसिल लेलैंड को पद छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वे एक फैसले पर पहुंच गए हैं। वे घोषणा करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इरादे क्या थे, टीम लाजर ने कई समस्याएं पैदा की हैं और इसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वे निर्णय पारित कर सकें, एक आदमी कमरे के अंदर दौड़ता हुआ आता है, सभी को बताता है कि स्किनर ने अभी एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो तुरंत दुनिया भर में स्क्रीन पर खेला जाता है और स्किनर का कहना है कि उनके पिछले संदेश के बाद से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने उन्हें अभी तक नहीं पाया है। वह दुनिया भर की सरकारों पर मानवता के विलुप्त होने को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाता है, क्योंकि वे आर्कटिक में क्षेत्रीय संघर्षों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जो उसे खोजने से अधिक है। स्किनर फिर एक और बम विस्फोट करता है, यह कहते हुए कि हाँफना ले जाने वाला पहला आदमी 10 दिनों में मर जाएगा और वह उस आदमी है। वह घोषणा करता है कि यदि वे उसे 10 दिनों के भीतर नहीं पा सकते हैं तो मानवता के लिए कोई उम्मीद नहीं होगी। दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि स्किनर ने अभी तक एंटीडोट नहीं लिया है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि मानवता का भाग्य अभी भी उनके हाथों में है। उनका संदेश इसके साथ समाप्त होता है और हिर्श के बॉस हंसने लगते हैं, यह कहते हुए कि स्किनर ने सिर्फ इतना ही कहा कि वह सब कुछ है जो वह परिषद से कहने वाला था। वह उठता है और परिषद को बताता है कि यह बैठक सबसे मूर्खतापूर्ण बात है जो वे अभी कर सकते हैं। वह उनसे पूछता है कि एक दूसरे को तोड़फोड़ करने की बात क्या है जब उन्हें स्किनर को खोजने के लिए सहयोग करना चाहिए। वह घोषणा करता है कि उसकी टीम के पास उसे खोजने का सबसे अच्छा मौका है। वह परिषद से पूछता है कि क्या वे लाजर को भंग कर देते हैं और कोई भी स्किनर को नहीं ढूंढ सकता है जो इसके लिए जिम्मेदारी लेने जा रहा है। परिषद इस मामले पर थोड़ा विभाजित है, लेकिन अंत में वे टीम लाजर को 10 और दिनों के लिए संचालन फिर से शुरू करने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि उसके बाद अब कोई मतलब नहीं है। इसके साथ बैठक समाप्त हो जाती है और लिलिंगडन को लाने वाले व्यक्ति का कहना है कि एक्सेल सीरियल जेल स्कैपर है जिसे वह ढूंढ रहा है और उन्हें हर कीमत पर उसे पकड़ने की जरूरत है। दूसरी ओर लेलैंड पेंटागन के बाहर हिर्श और उसके बॉस एबेल से मिलने आता है। हिर्श ने चूसने वाले द्वारा उसे आंत में मुक्का मारकर उसका स्वागत किया और कहती है कि वह उसे मारने के लिए तैयार थी जब उसने अपनी गवाही शुरू की जिसने टीम लाजर को खराब रोशनी में दिखाया।
हालांकि जैसा कि यह पता चला है, यह सब हाबिल की योजना का हिस्सा था और उसने लेलैंड को काम करने के लिए कहा था, जैसे वह उस आदमी के लिए जासूसी कर रहा था ताकि वह उसे बेवकूफ बना सके। हाबिल ने हिर्श को बताया कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गुप्त रखा कि यह एक अधिनियम की तरह नहीं दिखता है और उसे पता चलता है कि वह लेलैंड पर भरोसा कर सकता है क्योंकि वह अपने पिता के साथ दोस्त था। इस बीच एक्सल और डॉग बेस पर लौटते हैं और चर्चा करना शुरू करते हैं कि वे कितने खराब हैं क्योंकि स्किनर मरने वाले पहले व्यक्ति होने जा रहे हैं। जैसा कि उन्हें आश्चर्य है कि आगे क्या करना है, क्रिस और एलेना भी उनके अगले कदम पर चर्चा करने के लिए वहां आए हैं। डॉग का कहना है कि उनके पास इस बारे में कोई सुराग नहीं है कि जब एना अचानक अपनी शर्ट से एक गोली निकालती है जो उसे कपड़े धोने के दौरान मिली थी। वह डॉग को इस पर गौर करने के लिए कहती है और वह उससे पूछती है कि यह दवा क्या है। वह जवाब देती है कि उसे तब मिला जब वे स्किनर के घर की खोज कर रहे थे और वह अब तक इसके बारे में सब भूल गई थी। तभी लेलैंड भी आधार पर लौटता है और वह अपने साथियों को अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस करता है। दूसरी ओर श्नाइडर नाम का लड़का जिसने लेलैंड को उसकी तरफ से लुभाने की कोशिश की, वह एक हत्यारे की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसके लिए एक्सल पर कब्जा कर लेगा। नियुक्ति के सटीक समय में एक काले ओवरकोट में एक आदमी वहां आता है और खुद को हत्यारे के एजेंट के रूप में पेश करता है जिसका नाम सोरू है। वह श्नाइडर या उसके दोस्त की पहचान के बारे में परवाह नहीं करता है और केवल एक चीज जो उसे चाहिए वह है लक्ष्य और भुगतान के बारे में विवरण। इससे पहले श्नाइडर सोरू के बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसने केवल इस बारे में कहानियां सुनी हैं कि वह कैसे एक भूत की तरह है जिसे किसी ने नहीं देखा है। एजेंट का कहना है कि वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है और ईमानदार होने के लिए उसने कभी भी सोरू को व्यक्ति में नहीं देखा है। हालांकि वह गारंटी देता है कि सोरू हमेशा किसी भी कार्य में सफल होता है जो वह लेता है। श्नाइडर इसके साथ ठीक है और वह एजेंट से कार्य के लिए फीस के बारे में पूछता है। एजेंट जवाब देता है कि सोरू $30 मिलियन कर मुक्त प्रति नौकरी का शुल्क लेता है और अगर वे बहुत अधिक भुगतान करने के लिए टूट गए हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। स्केटर राशि के साथ ठीक है लेकिन उसका दोस्त नहीं है और वह कहता है कि वह एक छायादार आदमी के लिए यह ज्यादा भुगतान नहीं कर सकता है जब उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वह कार्य पूरा कर सकता है। एजेंट का कहना है कि यदि वे एक परीक्षण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन न तो वह और न ही सोरू को परीक्षण के दौरान क्या होता है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। श्नाइडर अपनी शर्तों को स्वीकार करता है और कहता है कि परीक्षण किए जाने के बाद वे पूरा भुगतान करेंगे और एजेंट उन्हें अपने कार्ड के पीछे परीक्षण का स्थान खोजने के लिए कहता है। उस रात श्नाइडर ने विशेष बलों की एक टीम को परीक्षण के स्थान पर भेजा जिसमें कहा गया था कि उनका एकमात्र मिशन अपने लक्ष्य को मृत या जीवित पर कब्जा करना है। विशेष बल के लोग हंसते हुए यह सोचकर हंसते हैं कि उन सभी को सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए भेजना ओवरकिल है और वे 5 मिनट में घर होंगे। हालांकि सोरू नाम का लड़का उन्हें आते हुए देखता है और वह अपने कौशल को दिखाने के लिए कुछ घुसपैठियों को बंद करने के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही विशेष बल दस्ते अपने कमरे में टूट जाता है जो एक मेट्रोनोम को छोड़कर पूरी तरह से खाली है क्योंकि सैनिकों में से एक बालकनी में जाता है। वह अपनी गर्दन के चारों ओर एक तेज स्टील लूप द्वारा खींच लिया जाता है। अन्य सैनिक इसे देखने के लिए सतर्क हो जाते हैं और तुरंत बालकनी की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन तब उनमें से एक पर चाकू से हमला हो जाता है। हर कोई तुरंत आग खोलता है लेकिन शूट करने के लिए वास्तव में उनके सामने कुछ भी नहीं है। जैसा कि वे एक ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, सोरू अपने साथियों को गोली मारने में एक सैनिक को नियंत्रित करने के लिए स्टील की रस्सी का उपयोग करता है और फिर लूप को कसकर उसे मारता है। वह फिर खुद लड़ाई में शामिल हो जाता है अपने भारी कौशल का उपयोग करके सभी सैनिकों को जल्दी से मारने के लिए। शेष सैनिक धीरे धीरे बंदूक की गोली सुनकर कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सोरू पहले बाहर आता है, तेजी से अपने साथियों से बचने के दौरान उनके साथ काम करता है। पूरे दस्ते को खत्म करने में उसे बहुत लंबा समय नहीं लगता है और जब एक बैकअप सदस्य यह देखने के लिए अंदर जाता है कि क्या हो रहा है तो वह इमारत में होने वाले नरसंहार को देखकर भयभीत है। एजेंट भी वहां पहुंचता है और श्नाइडर को फोन करता है, उसे इस बात का प्रमाण दिखा रहा है कि सोरू ने जो सैनिकों को भेजा था उसके लिए क्या किया। श्नाइडर का कहना है कि उन्होंने परीक्षण पास किया और तुरंत भुगतान के साथ साथ एक्सल की एक तस्वीर भी भेजते हैं। एजेंट को बताते हैं कि यह आदमी उनका लक्ष्य है। जल्द ही स्किनर की भविष्यवाणी के सच होने तक केवल 6 दिन बचे हैं और पूरी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने लगती है। क्या स्थिति बदतर बनाती है कि दुनिया भर के लाखों लोग अचानक एक गंभीर बुखार को पकड़ते हैं जो वैज्ञानिकों का मानना है कि हाँफना के कारण है। बुखार के रोगियों में अस्पतालों में बाढ़ आ गई और सरकार और मीडिया को उन्हें घर पर रहने के लिए आग्रह करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि वे शायद वैसे भी मरने वाले हैं। इस बीच टीम लाजर को आखिरकार उस दवा के विश्लेषण से रिपोर्ट मिली है जो क्रिस स्किनर के घर पर मिली थी। वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या यह हवना का इलाज है, लेकिन डॉग ने अपने बुलबुले को फोड़ दिया और उसे बताया कि रक्त के थक्कों को रोकने के लिए यह सिर्फ एक एंटीप्लेटलेट दवा है जिसका उपयोग उन रोगियों द्वारा किया जाता है जिनके पास कृत्रिम दिल होते हैं। एक्सल ने डॉग को अपनी प्रस्तुति पर रोक लगाने के लिए कहा और फिर हिर्श की ओर मुड़ता है, यह पूछते हुए कि क्या स्किनर का एक कृत्रिम दिल है। वह जवाब देती है कि वह दिल की स्थिति से जूझ रही थी, लेकिन वह कभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एक्सल का कहना है कि वह पिछले 3 वर्षों में एक हो सकता है और एलेना ने उन सभी लोगों के रिकॉर्ड को तुरंत खींच लिया जिन्हें पिछले 3 वर्षों में एक कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण मिला था। दुर्भाग्य से सूची में मरीजों के बीच स्किनर के लिए कोई मुकाबला नहीं है और डॉग आश्चर्यचकित करता है कि वह कैसे देखे बिना एक हो सकता है।
एक्सल का कहना है कि वह उसकी मदद करने के लिए एक प्रतिभाशाली भूमिगत सर्जन प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्रिस उसे डेलुलु होने से रोकने के लिए कहता है क्योंकि ऐसी चीजें केवल एनीमे में होती हैं। हिर्श का एक बेहतर विचार है। वह कहती हैं कि स्किनर ने एक कुलीन अस्पताल में एक हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त किया हो सकता है, जो बहुत अधिक शुल्क के बदले अपने रोगियों को कुल गोपनीयता की गारंटी देता है। हालांकि वह कहती है कि अस्पताल के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है और एक सीधा रेफरल में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है। एलेना को इसके बारे में कुछ भी नहीं मिल सकता है और बाकी समूह सोचने लगता है कि क्या अस्पताल भी वास्तविक है। तभी लेलैंड कमरे को छोड़ देता है और लौटने से पहले सूट करता है। हर कोई प्रभावित है क्योंकि वह अब एक अमीर बव्वा की तरह दिखता है और लेलैंड सिर्फ एक्सल और डॉग को उसके साथ आने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास सीक्रेट अस्पताल में जाने का एक तरीका हो सकता है। जल्द ही डॉग उनमें से तीनों को वास्तव में विशाल और शानदार संपत्ति तक ले जाता है और हर कोई लेलैंड को एक वीआईपी की तरह व्यवहार करता है। एक बार जब वे एक विशाल महल जैसे घर पर पहुंच जाते हैं तो एक पुराना बटलर लेलैंड का स्वागत करने के लिए दौड़ता है, यह कहते हुए कि वह इस समय उसका इंतजार कर रहा था। डॉग लेलैंड से पूछता है कि क्या यह महल वास्तव में उसका घर है, लेकिन बटलर उसे बताता है कि एक कैब ड्राइवर को यह जानने की जरूरत नहीं है। वह बाहर निकलने की ओर इशारा करता है, लेकिन लेलैंड उसे बताता है कि दोनों लोग ड्राइवर नहीं हैं, बल्कि उसके दोस्त हैं और वह उनके साथ रह रहा है। बटलर तुरंत माफी मांगता है और एस्टोर फैमिली हवेली में उनका स्वागत करता है। एक बार जब वे पैलेस के अंदर होते हैं, जो बैटमैन के बजट से परे भी लगता है, तो एक्सल पूछता है, एस्टोर परिवार के साथ क्या सौदा है। डॉग आश्चर्यचकित है कि वह उन्हें नहीं जानता क्योंकि वे दिन में वास्तव में शक्तिशाली रईसों का उपयोग करते थे और आज भी वे दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं। जल्द ही वे एक वेटिंग रूम में पहुंचते हैं जहां एक्सल और डॉग वास्तव में जगह से बाहर महसूस करते हैं। तभी लेलैंड की बहन वहां आती है और उस पर छाया फेंकना शुरू कर देती है, यह कहते हुए कि यह इतना लंबा हो गया है कि वह घर से भाग गया कि वह अपना चेहरा भूल गई। वह अपने ताने का जवाब नहीं देता है और कहता है कि वह यहाँ एक एहसान मांगने के लिए है, लेकिन यह इसाबेला को और भी अधिक पेशाब करता है। वह लेलैंड से पूछती है कि वह 4 साल बाद उसका चेहरा कैसे दिखाती है और फिर एहसान के लिए पूछती है। वह उसे उन सभी चीजों की याद दिलाती है जो उसने खराब कर दी थी और लेलैंड माफी मांगता है, लेकिन फिर वह उसे सदस्यों के केबल हीलिंग सोसाइटी से मिलवाने के लिए कहता है जो उनके परिवार का उपयोग करता है। इसाबेला डॉग और एक्सल को निर्णायक घूरता है, जो असहज महसूस करना शुरू कर देता है और फिर लेलैंड की ओर मुड़ता है, यह कहते हुए कि यह एक अफसोस की बात है कि एस्टोर परिवार में एकमात्र आदमी उसके जैसा बेकार विम्प है। वह पितृसत्ता को कोसना शुरू कर देती है क्योंकि केवल एक आदमी केवल अपने नियमों के अनुसार परिवार के शीर्षक और धन को विरासत में दे सकता है और वह सोचती है कि उसके पिता को स्मार्ट काम करना चाहिए था और क्रोकरिंग से पहले उस नियम को समाप्त कर दिया था। लेलैंड ने इसाबेला को सुझाव दिया कि उसे शादी करनी चाहिए क्योंकि इस तरह से वह परिवार का नाम और संपत्ति विरासत में दे सकती है, लेकिन वह उसे और कुछ नहीं की तरह पेशाब करता है। वह उस पर तकिए को याद करना शुरू कर देती है, उसे उन भयानक अनुभवों के बारे में बताती है जो उसने सूटियों की एक लंबी सूची के साथ थे। उसकी दुर्घटना वहां समाप्त नहीं होती है और वह रोने लगती है क्योंकि वह लेलैंड को थप्पड़ मारती है, उसे बताती है कि उसे पता नहीं है कि वह उसकी वजह से कितना पीड़ित है। वह फिर अचानक रुक जाती है, उसे बताती है कि यह समय है कि वह एस्टोर फैमिली हेड के रूप में स्थिति लेता है क्योंकि तब उसे किसी भी एहसान के लिए उससे पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हर कोई इस पर हैरान है, लेकिन यह दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए लेलैंड की बारी है। वह अपनी बहन को इन सभी वर्षों में परजीवी की तरह व्यवहार करने के लिए एक पाखंडी कहता है और अब जब उनके पिता और बड़े भाई मर चुके हैं तो वह चाहती है कि वह परिवार को संभाले। वह कहता है कि क्योंकि वह एक नाजायज बच्चा था, उसके पिता उसके लिए कभी नहीं थे और उन्होंने अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं दिखाया। इसाबेला उसे अब इसके बारे में कुतिया बंद करने से रोकने के लिए कहती है क्योंकि किसी को भी देखभाल करने के लिए नहीं छोड़ा जाता है अगर वह एक वैध उत्तराधिकारी है या नहीं। वह उसे परिवार के सिर का खिताब लेने या हमेशा के लिए खो जाने के लिए कहती है और उसके साथ वह बाहर तूफान आती है। एक्सल वास्तव में इस पूरे नाटक को देखने के बाद उलझन में है और वह डॉग से पूछता है कि लेलैंड की बात यहाँ तक कि उन्हें यहाँ आमंत्रित करने की बात क्या थी। डॉग का मानना है कि वह उन्हें देखना चाहता था कि जीवन वास्तव में उसके लिए कैसा है। पूरे नाटक को देखने वाले बटलर ने लेलैंड को सांत्वना देने की कोशिश की, उसे बताया कि सब कुछ इसाबेला ने बस कहा, वह वास्तव में उसे फिर से देखने के लिए उत्सुक थी। लेलैंड जवाब नहीं देता है और एक्सल और डॉग को लगता है कि उन्हें अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन बस इसाबेला लौटता है और वे जल्दी से वापस बैठ जाते हैं। इसाबेला लेलैंड तक जाती है और कहती है कि वह इस तरह से जाने के लिए इस बातचीत का कभी नहीं था। वह उसे बताती है कि जब उसने उसे आते देखा तो उसने खुद को बताया कि वे आज बहस नहीं करेंगे, लेकिन वह पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वह उसे अपनी जरूरत की जानकारी देने के लिए सहमत होती है, लेकिन बदले में वह उसे एक पूर्ण सप्ताहांत बिताने के लिए कहती है क्योंकि वह एकमात्र परिवार है जिसे वह छोड़ दिया है और यदि दुनिया कुछ दिनों में समाप्त होने जा रही है तो वह उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। लेलैंड उसे बताता है कि वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता है और वादा करता है कि वह अगले रविवार को उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए यहाँ वापस आएगा। इसाबेला ने उससे पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि अगले रविवार की मानवता को बर्बाद किया जाएगा। लेलैंड ने उसे सच्चाई प्रकट करने का फैसला किया और कहा कि वह मेडिकल सोसाइटी से परिचय के लिए कह रहा है ताकि वे मानवता को विलुप्त होने से रोक सकें और उसे इस पर भरोसा करने के लिए मिला है। इसाबेला उस पर भरोसा करती है और उसे गुप्त अस्पताल के साथ एक नियुक्ति करने देती है।
लेलैंड तुरंत वहां पहुंचता है और उसे देखने पर डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट को आज के लिए अपनी सभी नियुक्तियों को रद्द करने के लिए कहता है, क्योंकि वे सभी रोगी हैं जो उसे हापना के बारे में कुछ करना चाहते हैं। वह लेलैंड और दोस्तों को अपने वेटिंग रूम में ले जाती है, जहां वह उससे पूछती है कि क्या स्किनर ने इस अस्पताल में किसी भी दिल की सर्जरी की है। डॉक्टर को खुशी है कि उसने यह सवाल पूछा, क्योंकि वह किसी को इस रहस्य को साझा करने के लिए खुजली कर रही थी, क्योंकि मानवता का भविष्य इस पर निर्भर करता है। वह रिकॉर्ड की जांच करती है और सत्यापित करती है कि स्किनर को अस्पताल में एक कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण मिला और वह ऑपरेशन के बाद अच्छी लग रही थी। आमतौर पर कृत्रिम दिलों को कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है और अस्पताल में यह सुनिश्चित करने के लिए हर समय इसकी निगरानी करने का कर्तव्य है कि यह ठीक से काम कर रहा है। यह सुनकर लड़कों की आशा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे स्किनर को खोजने के लिए दिल को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताता है कि यह संभव नहीं है। जिस तरह स्किनर को छुट्टी दे दी गई, उसने इस संकेत को एन्क्रिप्ट किया कि कृत्रिम दिल अस्पताल भेजने वाला था और वे अब उसका पता नहीं लगा सकते।